हाँ जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था क्या, रेजिडेंशियल स्टेटस। और आज हमें करना है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो हमने पढ़ा था कल कि हमारे पास में तीन कैटेगरी के पर्सन्स होते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पे। एक तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, एक रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट, और तीसरा नॉन रेजिडेंट। अब इन लोगों के हाथ में क्या क्या टैक्सेबिलिटी होती है और टैक्स किस तरीके से लगाया जाता है, ये जो है हमें चेक करना है। मतलब पहले हमने क्या पढ़ा था कि ये कौन लोग होते हैं, आज हमने पढ़ना है कि इनकी टोटल इनकम के ऊपर टैक्स किस तरीके पे लगाया जाता है और इनकी टोटल इनकम के ऊपर कौन कौन सी इनकम्स इनकी हैं जिसको कि इनकी टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है सर। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द स्कोप ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। इन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। किन चीजों के ऊपर? नंबर वन तो उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर, और नंबर टू हमारे पास में प्लेस एंड एक्रूवल ऑफ रिसिप्ट ऑफ इनकम, यानी कि जहां पे हमारी इनकम एक्रू हुई थी मतलब ड्यू हुई थी, या फिर जहां पे रिसीव हुई थी। ठीक है जी। और इसके अलावा तीसरी चीज क्या है? पॉइंट ऑफ द टाइम एट विच इनकम हैज अक्रूड और रिसीव्ड बाय द एसएससी और बाय हिज एजेंट। यानी कि पहली चीज ये कि उस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, या ऑर्डिनरली और नॉन ऑर्डिनरली है। पहली इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद में किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि सर वो कहाँ कमाई गई थी या कहाँ रिसीव की गई थी। और तीसरा, जिस टाइम पे वो इनकम अर्न और रिसीव हुई थी उस पर्सन या उसके एजेंट के हाथ में, तो उस टाइम का पॉइंट ऑफ टाइम हमारे को देखना है। अच्छा जी, ये तीनों चीजें आपको चैप्टर खत्म होने तक बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएंगी। ठीक है। ध्यान देना मेरी बात पे कि हमारे पास में बेटा दो टाइप की इनकम होती है, एक तो इंडियन इनकम और एक फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम क्या होती है? जो सर रिसीव हुई होती है इंडिया में। और इंडियन इनकम वो भी होती है जो एक्रू या फिर डीम टू बी एक्रू और अराइज हुई होती है इन इंडिया में। ठीक है। इसका मतलब क्या? इनकम रिसीव हुई है अगर इंडिया में, या फिर माना गया है कि वो रिसीव हुई है इंडिया में, ठीक है, तो वो क्या है? इंडियन इनकम है। अगर इनकम अर्न हुई है इंडिया में, यानी कि ड्यू हुई है इंडिया में, या फिर माना गया है कि वो ड्यू हुई है इंडिया में, तो वो क्या है? इंडियन इनकम है। सर ये तो समझ में आ गया कि रिसीव और एक्रू, यानी कि ड्यू और रिसीव का मतलब है। ये डीम टू बी रिसीव और डीम टू बी एक्रूड का क्या मतलब है? डीम टू बी एक्रूड और डीम टू बी रिसीव्ड का मतलब है कि ये माने गए हैं, ऐसा माना गया है। जैसे कि हम कहते हैं ना, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई ये जो पर्सन है ये उसके जैसा ही है, यानी कि उसके जैसे नेचर का ही है। तो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इज एज गुड एज रिसीव्ड इन इंडिया। तो सारे के सारे प्रोविजन वही एप्लीकेबल हो जाएंगे रिसीव्ड वाले, डीम्ड वाले के ऊपर भी। यानी कि ये तो है ऐसा ओरिजिनली और इसको माना गया है किन्हीं कारणों की वजह से। वो कारण क्या है वो चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। अच्छा जी। फिर है दूसरा, फॉरेन इनकम होती है हमारे पास में। फॉरेन इनकम क्या होती है? ये ना तो रिसीव हुई होती है और ना ही अर्न हुई होती है इंडिया में। ना ही अर्न हुई है ना रिसीव हुई है इंडिया में। ऐसी इनकम को हम क्या कहते हैं? फॉरेन इनकम कहते हैं। ठीक है सर, दो टाइप की इनकम हमें पता लग गई। अब सर ऐसी इनकम के लिए हमारा स्कोप क्या है? किसके हाथ में टैक्सेबल है, किसके हाथ में टैक्सेबल नहीं है? सिंपल सी बात है, अगर सर इंडियन इनकम है ना, ध्यान देना मेरी बात पे, अगर इंडियन इनकम है ना, तो वो इंडियन इनकम सबके हाथ में टैक्सेबल है। सबके हाथ में टैक्सेबल है। यानी कि चाहे वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, चाहे वो नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, तीनों के हाथ में टैक्सेबल होगी इंडियन इनकम। अब बच्चे ना मुझसे अड़ जाते हैं कई बार, कहते हैं सर एक बात बताओ, ये नॉन रेजिडेंट के हाथ में इंडियन इनकम कैसे टैक्सेबल हो सकती है? तो फिर मैं उनको बताता हूं, बेटा एक पर्सन जो कभी भी इंडिया में नहीं आया था, अगर वो 60 डेज से कम के लिए इंडिया में आया है, ठीक है जी, और या फिर मान लो, और रेजिडेंट बनने के लिए क्या होता है? प्रीवियस ईयर में, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, प्रीवियस ईयर में 60 डेज और 365 डेज फोर प्रीवियस ईयर। ठीक है, उससे पहले के 4 प्रीवियस ईयर में 365 दिन। अब अगर मान लो कोई पर्सन जो है
उसने ये स्टेटमेंट फुलफिल नहीं की, ये कंडीशन फुलफिल नहीं की, लेकिन वो 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, यानी कि जिस ईयर में उसने इनकम अर्न की थी उसमें वो 60 डेज के लिए इंडिया में आया था। इसका एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल मान लो एक फॉरेनर है, वो यहाँ पे बिग बॉस खेलने के लिए आया और यहां से वो 30th डे एलिमिनेट हो गया, भगा दिया हमने उसको, यहां से जाओ, यहां से अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो 30 दिन पे उसको कोई प्राइज मनी मिली होगी ना, कोई प्राइज मनी मिली होगी। और प्राइज मनी जो है वो कहां से मिल रही है सर? इंडिया से मिल रही है। और इंडिया से मिल रही है तो अभी हमने क्या देखा कि ड्यू कहां से हुई है सर? ड्यू हुई है इंडिया से, ठीक है, और रिसीव भी हो रही है इंडिया में। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा पर्सन जो कि थोड़े दिनों के लिए इंडिया में आया था और अर्न करके वापस जा रहा है, भले ही वो नॉन रेजिडेंट ही क्यों ना हो, भले ही वो नॉन रेजिडेंट क्यों ना हो, तो हम उसको क्या कर देते हैं बच्चों? टैक्सेबल कर देते हैं, यानी कि हम इसका टैक्स काट करके ही इसको वापस भेजेंगे। तो हम क्या कहते हैं, इंडियन इनकम सबके हाथ में टैक्सेबल होती है, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। मतलब ये तो दोनों दिखाई दे ही रहे हैं कि रेजिडेंट की कैटेगरी में है, ठीक है। तो रेजिडेंट की कैटेगरी वाले दोनों पर्सन के लिए तो टैक्सेबल है ही। बच्चे इसके बारे में पूछते हैं, ये मैंने आपको बता दिया एग्जांपल के साथ में, ठीक है सर। अब नेक्स्ट हमारे पास में फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम क्या कहती है? फॉरेन इनकम, अच्छा फॉरेन इनकम हमने पढ़ लिया ऊपर, जो इनकम अर्न या रिसीव आउटसाइड इंडिया हुई थी। फॉरेन इनकम की टैक्सेबिलिटी क्या कहती है? कहते हैं जी फॉरेन इनकम जो है ना, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए फुल्ली टैक्सेबल, यानी कि जितने भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ना, मैं और आप जो इंडिया में ऑर्डिनरली रह रहे हैं, हमेशा से यहीं पे पड़े हुए हैं और ज्यादा दिन तक क्या नाम है यहाँ पे रहते हैं, उनके लिए फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल है। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सी चीज है सर, मान लो मैं था इंडिया में, मैं इंडिया में था, मिस्टर डी इज इन इंडिया, ठीक है जी, और मेरे पास में ना एक हाउस प्रॉपर्टी थी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में मेरे पास में एक हाउस प्रॉपर्टी थी, उसके टेनेंट ने मुझे रेंट दिया। अब ये रेंट अर्न कहाँ हुआ है? ये प्रॉपर्टी का रेंट अर्न कहाँ हुआ है? ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी का रेंट मेरा अर्न हुआ है सर ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है सर? आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। अर्न और रिसीव बाहर हुआ है, लेकिन सॉरी अर्न कहाँ हुआ है? बाहर हुआ है, ठीक है। लेकिन ये मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देता है, ये मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देता है और मेरे को इंडिया में रिसीव हो जाता है। तो अर्न और रिसीव में से एक भी चीज इंडिया में हो जाती है, वो सबके लिए टैक्सेबल हो जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे हाथ में जो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, वो अगर कोई फॉरेन इनकम भी अर्न कर रहा है, कोई फॉरेन इनकम भी अर्न कर रहा है जो अर्न तो हुई थी बाहर, ठीक है जी, और मान लो हम ये कहते हैं कि रिसीव भी बाहर हुई थी 1 मिनट के लिए, तो ऐसी इनकम जो है इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। आओ इस एग्जांपल को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं। यहाँ पे मैंने कहा ना कि ये रेंट इसने यहाँ पे दे दिया मुझे। अब मान लो ये रेंट इसने मुझे कहाँ दे दिया? ये मेरे ऑस्ट्रेलियन बैंक के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में ही ऑस्ट्रेलियन बैंक के अंदर इसने रेंट ट्रांसफर कर दिया, ठीक है जी, रेंट ट्रांसफर कर दिया। अब मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है बताओ अपनी इनकम तुम्हारी कहाँ कहाँ पे है। क्यों कहती है मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? क्योंकि मैं ज्यादा दिन तक यहाँ पे रहता हूँ, मैं ऑर्डिनरली यहाँ पे रहता हूँ। और अगर मैं ऑर्डिनरली यहाँ पे रहता हूँ ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझसे पूछ सकती है कि आपकी विदेशों में भी क्या संपत्ति है, कितना अमाउंट है। आप लोगों ने सुना होगा ना अनडिस्क्लोज्ड इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज के बारे में, एक बिल आना था कि ब्लैक मनी बाहर से वापस आएगी, अभी तक नहीं आया है वो, ठीक है जी। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम ऐसा क्यों जानना चाहते हैं कि बाहर तुम्हारे कितने अकाउंट है, स्विस बैंक में कितने तुम्हारे अकाउंट है, क्यों जानना चाहते हैं? ताकि हम फॉरेन इनकम को आइडेंटिफाई कर सके। क्यों आइडेंटिफाई कर सके? ताकि उसके ऊपर हम टैक्स लगा सके। तो किसी किसी बच्चे को ऐसे लगता है कि सर इनकम तो फॉरेन में है, चाहे इनकम फॉरेन में हो, सिंपल सी बात है। आप अपने घर में रहते हो, मान लो 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बात अभी समझ में आ जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आप अपने घर में रहते हो, आप अपने घर के अंदर रहते हो और आप हमेशा रात को सोने के लिए अपने घर पे आ जाते हो और यहीं पे खाना खाते हो और यहीं से तैयार होकर के वापस सुबह उठ करके जाते हो। तो आपके घर वाले क्या कहते हैं कि आपकी ऑब्लिगेशन है इस घर के प्रति। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने जो है ये इनकम कहीं और कमाई थी, ये घर के पास कमाई थी।
आप ऐसा नहीं कह सकते, आप कहते हो घर वाले आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सारी की सारी इनकम घर में ही लेकर के आएंगे, किसी और को नहीं दे देंगे। तो हम क्या कहते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए कि सर आप तो हमारे खास व्यक्ति हो, आप तो हमारे खास पर्सन हो, क्योंकि आपने इंडिया को अपना रेजिडेंट बनाया हुआ, रेजिडेंस बनाया हुआ है, अपने घर की तरह यूज किया हुआ है। और अगर घर की तरह यूज किया हुआ है आपने अपने इंडिया को आपने अपने घर की तरह यूज किया हुआ है, तो आप जितनी भी इनकम कमा रहे हो, ग्लोबल इनकम सारी की सारी कहां टैक्सेबल हो जाएगी, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है जी। अब ये जरूरी नहीं है कि ये यहाँ के पर्सन हमारे जैसे ही हो। मान लो एक 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 क्या नाम है, टीवी सीरियल में आते थे और मूवीज में भी आते थे, टॉम ऑल्टर, अगर आपने सुना हो नाम तो। एक टॉम ऑल्टर है, ठीक है जी, ये विदेशी थे और कई साल पहले, करीब मान लीजिए शायद 1987 में आकर के इंडिया में रहने लग गए। तो इन्होंने इसका मतलब इंडिया में अपना घर बना लिया ना, तो इनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया सर, इंडियन इंडियन रेजिडेंट बन गए, ये इंडियन रेजिडेंट बन गए। अब इन्होंने फॉरेन में कोई मूवी की, मान लो फॉरेन की कोई मूवी की और वहां पे इनकम अर्न हुई और वहीं पे रिसीव हुई, इवन देन या ये टैक्स पे करेंगे इंडिया के अंदर भी उस मूवी पे, इवन देन, क्योंकि उनकी अर्निंग हुई थी और उन्होंने अपने रेजिडेंट की तरह थे, रेजिडेंस की तरह से इंडिया को माना हुआ है। तो घर पे सारी की सारी इनकम डिस्क्लोज करो। यानी कि सिंपल सी बात है सर, एक शब्द की बात है कि हमारे पास में एक क्या नाम है पर्सन है, जो पर्सन हमारा रेजिडेंट है, तो सर वो रेजिडेंट हमारे को सारी की सारी इनकम, उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी, विश्व में कहीं पे भी कमाएगा टैक्स इंडिया में पे करेगा। डन। अच्छा सर, ये तो हो गया हमारे पास में किसके लिए, ये तो हो गया हमारे रेजिडेंट के लिए, ठीक है जी, ऑर्डिनरली रेजिडेंट के लिए। सर व्हाट अबाउट नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट? तो यहाँ पे बोला गया कि इसके लिए इंडियन इनकम तो फुली टैक्सेबल थी, यहां बोला गया कि इसकी फॉरेन इनकम के लिए क्या प्रोविजंस हैं। तो सर कहते हैं फॉरेन इनकम जो है, सिर्फ दो टाइप की इसकी जो फॉरेन इनकम है ना वो टैक्सेबल होंगी। अब वो कौन सी होंगी दो टाइप की, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। फॉरेन इनकम इसकी सिर्फ दो टाइप की टैक्सेबल होगी, ठीक सर, ओके डन। लेकिन एक नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है, नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है। नॉन रेजिडेंट कौन था, सिंपल सी बात है, मान लो, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैं वही एग्जांपल देता हूं, ये मिस्टर एक्स थे, ठीक है जी, मिस्टर एक्स, ठीक है, और इन्होंने बिग बॉस खेला, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, पहले वाले एग्जांपल को भी बीच में बुला रहा हूं मैं, ठीक है। बिग बॉस, इंडियन बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस तो बहुत जगह चलता है, इंडियन बिग बॉस खेला इन्होंने, ठीक है जी। ये विजिट किया इंडिया में कितने दिन के लिए, मान लीजिए 30 डेज के लिए, और इनका विनिंग अमाउंट जो था, इनका जो विनिंग अमाउंट था वो था सर 5 लाख रुपए, सीधी सी बात। अच्छा सर, अब ये मिस्टर एक्स नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया थे, ठीक है, ये पहले डिस्क्लोज कर दो, और नॉन रेजिडेंट थे, इसीलिए हमने इसको 30 दिन के लिए आया हुआ कहा था सिर्फ, क्योंकि रेजिडेंट बनने के लिए इनको कुछ और दिन भी टिकना पड़ता है इंडिया में। तो ये नॉन रेजिडेंट थे इंडिया के, क्योंकि 30 डेज के लिए इंडिया आए थे और 5 लाख रुपए जीत करके बाहर जा रहे थे। अब इनकी दूसरी इनकम दिखा देता हूं मैं तुम्हें, कलर चेंज कर देते हैं इसका, ठीक है। दूसरी इनकम था, ये हमारे पास में, ये हमारे पास में इन्होंने ना बिग बॉस खेला, ठीक है जी, कौन सा, ऑस्ट्रेलियन बिग बॉस, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन बिग बॉस खेला। ये वहां पे, ये वहां पे विनिंग अमाउंट था इनका, मान लो क्या नाम है, 10 लाख US$, ज्यादा ही हो गया, यहां से तो सिर्फ 5 लाख ही जीत करके गया था, ठीक है जी, 10 लाख US$, ये वहां पे जीत गया, ठीक है। अब ये वाली जो इनकम है ना बच्चों, ये वाली इनकम, ये इसकी इंडियन इनकम है ना, ये इंडियन इनकम है, ये इंडियन इनकम क्योंकि हमारे हाथ में है, हम इसको बाहर ही नहीं जाने देंगे जब तक हम इसका टैक्स नहीं काटेंगे। और वैसे भी बिग बॉस वाले इसके ऊपर TDS काट लेंगे, ये तो हमने पढ़ा ही है,
ठीक है ना। तो ये जो इंडियन इनकम है ना, इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंडिया में आया हुआ था। इसके पीछे का कारण देखो, इंडियन इनकम नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल क्यों है? क्योंकि ये इंडिया में आया हुआ था और हमने इसके हाथ में पैसा देना है तो हम टैक्स काट करके ही पैसा देंगे। लेकिन सोचो, ये जो फॉरेन इनकम थी, ये कौन सी थी? ये फॉरेन इनकम थी, ये फॉरेन इनकम थी। इस पे क्या इंडिया का कोई अधिकार था? क्या ये इसके दायरे में आती थी? इंडिया के दायरे में आती थी? नहीं सर। बिग बॉस खेला गया बाहर, मिस्टर एक्स है बाहर, ठीक है जी। तो इंडिया का कोई हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता, इंडिया बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता इसका। तो इस इनकम को हमने क्या माना हुआ सर? नॉन टैक्सेबल। और नॉन टैक्सेबल माना क्या हुआ है? तुम कुछ कर ही नहीं सकते, सीधी सी बात है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते इस इनकम का, क्योंकि ये तुम्हारे दायरे से ही बाहर है। और ये इंडियन इनकम तुमने फॉरेन नॉन रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल कर दी थी। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में थी। अंदर की तह को समझो कि ये अगर टैक्सेबल है तो क्यों, और वो अगर नॉन टैक्सेबल है तो क्यों। चलो सर, ये बात तो समझ में आ गई। इसका मतलब हमारे को ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट तो हो गया क्लियर, और रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट का ये वाला टैक्सेबल अमाउंट भी हमारे को समझ में आ गया। अब तो बस आप हमें ये बता दो कि ये टू टाइप्स ऑफ फॉरेन इनकम कौन सी हैं जो कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होती हैं। सिंपल सी बात है जी, सिंपल सी बात है। कोई रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट अगर होगा और उसकी इनकम अर्न बाहर की गई और रिसीव भी बाहर की गई, लेकिन उस इनकम का अगर कोई बिजनेस कनेक्शन इंडिया में हुआ, या फिर वो इनकम किसी ऐसे प्रोफेशन से कमाई गई थी जो सेटअप किया गया था इंडिया में, तो ऐसी इनकम जो है वो फॉरेन इनकम भी रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? इसलिए हो जाएगी क्योंकि देखो, एक एग्जांपल देता हूं। बिजनेस इनकम विच इज कंट्रोल, चाहे होली हो चाहे पार्शली हो, फ्रॉम इंडिया, इसका तो एक बहुत बड़ा ही आगे क्या नाम है चल करके हम पॉइंट देखने वाले हैं इसके ऊपर। लेकिन अभी के लिए समझाने के लिए मैं एक पॉइंट आप लोगों को समझा देता हूं। ये देखो जी, ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। ये थे मिस्टर एक्स, ये मिस्टर एक्स थे, और ये कौन थे? रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट। यानी कि इन्होंने रेजिडेंशियल स्टेटस की बेसिक कंडीशंस तो पूरी कर दी होंगी, एडिशनल कंडीशन में या तो कोई एक कंडीशन पूरी की होगी या फिर एक भी नहीं की होगी, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है सर, ओके, ठीक है जी। तो ये भाई साहब क्या बन गए थे? रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गए थे, ठीक है। इन्होंने कोई इनकम अर्न की, इन्होंने कोई इनकम अर्न की। कहां पे इनकम अर्न की? फॉरेन में की, फॉरेन में इनकम अर्न की, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनकम अर्न की, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया में अर्न एंड रिसीव, ऑस्ट्रेलिया में ही अर्न और ऑस्ट्रेलिया में ही रिसीव की इन्होंने, ठीक है सर। अब इस इनकम का अगर कोई सोर्सेज जो थे वो लोकेटेड थे, कहां पे? सोर्सेज जो थे वो अगर लोकेटेड थे इंडिया में, तो क्या इसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया से नहीं माना जाएगा? हाँ सर, बिजनेस कनेक्शन इंडिया से माना जाएगा, बिजनेस कनेक्शन इंडिया से माना जाएगा। और अगर ये सोर्सेज इंडिया में लोकेटेड थे और इसका क्या नाम है, क्या ये बिजनेस कनेक्शन इंडिया से माना जाएगा, तो सोचने वाली बात है कि ये इंडिया के हाथ में आती है। हाँ सर, बिल्कुल आती है, क्योंकि सोर्सेज इंडिया में लोकेटेड है ना। तो इंडिया में अगर लोकेटेड है तो हम क्या मान लेंगे कि सर इसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है, और बिजनेस कनेक्शन अगर इंडिया में है तो हमारे दायरे के अंदर आ रही है, हम इसका टैक्स काट सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं। प्रोफेशन वो सेटअप इन इंडिया। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। हम ये कहते हैं कि मान लो कोई प्रोफेशन में हूं मैं, यहां से मैं गया और मैंने बाहर जाकर के किसी के ऑडिट किए और उसी नॉर्म्स के हिसाब से किए जो कि मेरे को आईसीएआई कहती है, ठीक है सर। उन्होंने मेरे को बाहरी इनकम दी, मैंने अर्न भी बाहर की, रिसीव भी बाहर की। लेकिन किस वजह से कर पाया था? क्योंकि मेरे पास में चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री थी। यानी कि प्रोफेशन कहाँ सेटअप किया गया था? इंडिया में सेटअप किया गया था। मैं न्यूजीलैंड का चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं था,
मैं इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तो प्रोफेशन वो सेटअप इन इंडिया। तो ऐसी इनकम, और सोचो मैं एक ऐसा बंदा हूं जो कि इंडिया में आता जाता रहता है, बहुत बार आता जाता रहता है, ऑर्डिनरली नहीं हूं लेकिन नॉन ऑर्डिनरली हूं, चाहे नॉन ऑर्डिनरली हूं लेकिन रेजिडेंट तो हूं ना, इसका मतलब नॉन रेजिडेंट तो नहीं हूं ना, नॉन रेजिडेंट तो नहीं हूं, आता जाता रहता हूं। तो फिर मेरी आईसीआई मुझसे पूछ सकती है ना, हाँ जी सर आपने फॉरेन में कितने टैक्स ऑडिट किए इस साल और कितना काम किया आपने, उसका ब्यौरा दो जरा, उसके ऊपर टैक्स पे करवा दो हमारे। बात दरअसल ये है कि मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो कि इंडिया में आ रहा है, अगर इंडिया में आ रहा हूं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। देखो ये मत सोचना कि जबरदस्ती करके वो मुझसे टैक्स पे करवा लेंगे, टैक्स पे करवाना एक अलग बात है लेकिन टैक्स पेबल होना अलग बात है। उसका कारण क्या है कि अगर मैंने एक लिस्ट बना दी, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने एक बार लिस्ट बना दी कि ये पर्सन है जिनको की टैक्स पे करना है, तो इसका मतलब वो टैक्सेबिलिटी के दायरे के अंदर आ गए, नो मैटर कि वो पे करें या ना करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो ये भी कहा हुआ है ना कि भाई विजय माल्या को अपना कुछ टैक्स पे करना है या विजय माल्या को कुछ यहाँ पे लोन्स पे करने हैं, लेकिन वो भागा हुआ है, भागा हुआ है अलग बात है, वो भागा हुआ है अलग बात है, लेकिन हमने तो निर्धारित कर दिया ना कि उसकी टैक्स लाइबिलिटी है। अब जीवन में वो कहीं पे भी जाएगा उसके नाम पे गुडविल के अंदर जो धब्बा लग गया है वो क्या है कि ये चोर है। ठीक है जी, तो हम क्या बोलते हैं, हम बात ये बोलते हैं सिर्फ इतनी सी कि आप पे करो या ना करो वो अलग बात है, लेकिन हमारी लिस्ट के अंदर आपका नाम आ चुका है, हमारी लिस्ट के अंदर आपका नाम आ चुका है। तो सर हम क्या कहते हैं, मैं एक बार फिर से अपने क्या नाम है एग्जांपल को रिपीट कर देता हूं कि सर मैं रेजिडेंट एंड और नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट था, यानी कि मैं ऑर्डिनरली नहीं रहता था, ऑर्डिनरली यहाँ पे नहीं रहता था, लेकिन मैं आता तो था ना, मैं आता था। तो मुझे पूछा जा सकता है कि हाँ जी आपने फॉरेन में कितनी इनकम अर्न की, जो कि इस वजह से आपने अर्न की क्योंकि ये प्रोफेशन यहाँ इंडिया में सेटअप हुआ था। हाँ अगर मैं न्यूजीलैंड का चार्टर्ड अकाउंटेंट होता, न्यूजीलैंड से मेरे को डिग्री मिली होती और मैंने क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑडिट करके पैसे कमाए होते और इंडिया में मैं आ जाता, तो वो मुझसे ऐसी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनका कोई बिजनेस कनेक्शन या फिर कोई प्रोफेशनल कनेक्शन था ही नहीं। ठीक है जी, तो ये चीज होती है हमारे पास में कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट के हाथ में दो टाइप्स की फॉरेन इनकम, इंडियन इनकम तो सारी की सारी टैक्सेबल है उसकी, यानी कि अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं या इंडिया में ऑर्डिनरली रेजिडेंट हूं या नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट हूं, अगर इनकम यहां से अर्न कर रहा हूं इंडिया में तो सर फुल्ली टैक्सेबल है, फिर तो टैक्सेबल होगी होगी। लेकिन कौन सी फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी, कौन सी फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी, वो वाली फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी जिसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में होगा या जिस प्रोफेशन से मैंने वो कमाई है वो प्रोफेशन सेटअप किया गया था इंडिया में। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? जल्दी से बता दो। यस सर। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, जरा इसको ध्यान देना एक बार। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इस नोट के अंदर? नो अदर फॉरेन इनकम like salary, rent, interest, etc. is taxable in the hands of in the taxable in India to resident and non-ordinarily resident। इन दोनों के अलावा और कुछ किसी तरीके का कुछ भी अमाउंट उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, सिंपल। ठीक है जी, ये चीज है। ठीक है सर, हमने ये पढ़ लिया कि हमारे पास में इंडियन इनकम क्या है, हमारे पास में फॉरेन इनकम क्या है, इंडियन इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होती है, फॉरेन इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होती है, तीन कैटेगरी के लोगों के अंदर। ठीक है सर, ओके। अच्छा जी, अदर देन इंडिविजुअल या एचयूएफ, अदर देन इंडिविजुअल या एचयूएफ क्या होते हैं सर? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सर एक बार रिवाइज करा रहा हूं कि सर इंडियन वो क्या नाम है इंडिविजुअल या एचयूएफ, इंडिविजुअल या एचयूएफ ही केवल ऑर्डिनरली या नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं? बाकी सब में कौन आते हैं सर? बाकी सब में आते हैं हमारी कंपनी आती है, हमारी एसोसिएशन ऑफ पर्सन आती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आता है, ठीक है जी, कोई भी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन आता है, ठीक है जी, पार्टनरशिप फॉर्म आती है। तो इन सब की हम बात कर रहे हैं, इन सब की बात कर रहे हैं। इन सब के लिए हम क्या कहते हैं कि या तो ये रेजिडेंट होंगे या फिर ये नॉन रेजिडेंट होंगे। ठीक है जी, ओके। तो हमारे पास में हम क्या कहते हैं कि अगर कोई इंडियन इनकम होगी, इसको बेटा जरा ठीक करना, यहां से कट से काटो इसको,
रेजिडेंट लिखो, केवल ROR लिखा है। खाम खामे आपको ये लगने लगेगा कि इसके अंदर एडिशनल कंडीशन तो होती नहीं है, उसको ठीक कर लो अपनी बुक के अंदर भी, ठीक है। अच्छा आ जाओ जी, इसके बारे में क्या कहा जाता है, इसके बारे में कहा जाता है सर इंडियन इनकम है और फॉरेन इनकम है, टैक्सेबल होगी रेजिडेंट होंगे तो, और फॉरेन इनकम होगी वो भी टैक्सेबल होगी अगर रेजिडेंट है तो। नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट के लिए फॉरेन इनकम के ऊपर हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो इसके लिए टैक्सेबल होने का मतलब ही नहीं है। एक कंपनी है बाहर इनकम अर्न कर रही है, उससे हमारा क्या लेना देना, तो वो नॉन टैक्सेबल हमने कर दी। कर क्या दी, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते थे ना इसका, उसकी फॉरेन इनकम के ऊपर हम कैसे उससे टैक्स लगवा सकते हैं जबकि खुद वो क्या नाम है बाहर काम कर रही है। हाँ अगर वो रेजिडेंट होती, और रेजिडेंट कौन सी कंपनी होती है सर, इंडियन कंपनी एवर रेजिडेंट। फॉरेन में जाकर के कोई इनकम कमाएगी, इंडियन इनकम इंडिया के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी सर, बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा ये देखो, अब यही चीज नीचे लिखी हुई है क्या, इंडियन इनकम के बारे में, टैक्सेबल फॉर एवरीवन, चाहे वो रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो, और रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए एवरी इनकम, चाहे इंडियन फॉर हो चाहे फॉरेन हो, सारी की सारी टैक्सेबल। ठीक है जी, ओके। यस सर। अच्छा जी, अब एक बात ध्यान से देना, एक बात ध्यान से सुनना, एक पर्सन के लिए है ये, एक पर्सन के लिए है। कहते हैं हमारे पास में सी फारर्स होते हैं, ठीक है जी, नाविक होते हैं हमारे, ठीक है। हमने कल एक सेक्शन पढ़ा, कल एक पॉइंट पढ़ा था ना, कल एक पॉइंट के अंदर हमने क्या कहा था, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। और अब मैं उसको आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि एक पर्सन है जो कि शिप का मेंबर है या फिर शिप का नाविक है, कोई भी हो सकता है उसके अंदर, ठीक है जी, कोई भी हो सकता है, ठीक है। और उसको कोई सैलरी मिली है, सिंपल सी बात है, किसी भी सी फारर को अगर कोई सैलरी मिलती है तो सोचने वाली बात है सैलरी किस चीज पे मिलेगी, सैलरी सर वो वहां पे काम कर रहा होगा तभी मिलेगी ना, उस शिप का मेंबर होगा, क्रू मेंबर होगा तभी तो मिलेगी ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इस सर्कुलर के अंदर क्या बोला गया है, सर्कुलर के अंदर ये बोला गया है कि अगर किसी भी ऐसे पर्सन को कोई भी इनकम अर्न हो रही है, चाहे वो इंडियन शिप के ऊपर है चाहे वो फॉरेन शिप के ऊपर है, यानी कि हम क्या कहते हैं, हम क्या बोलते हैं कि विद इंडियन फ्लैग और फॉरेन फ्लैग, शिप विद इंडियन फ्लैग और फॉरेन फ्लैग, कोई भी हो सकती है, ठीक है जी, इंडियन शिप भी हो सकती है और फॉरेन भी हो सकती है, और उसको कोई सैलरी मिली है, और वो सैलरी मिली किस तरीके से है, उसको मिली है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट के थ्रू, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट के थ्रू मिली है उसको, ठीक है जी, इसमें मिली है सैलरी, तो इसको हम उसकी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि हम इसको छोड़ देंगे, टैक्सेबल नहीं करेंगे, ठीक है जी। जब ये इसकी टोटल इनकम में नहीं आएगा तो टैक्स भी नहीं लगेगा, ये बात बस याद रखना, ये वाला पॉइंट, ओके, टिक कर लो इसको। अच्छा, क्योंकि जो सर्कुलर्स वगैरह बाद में आते हैं ना, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके सर। अच्छा, अब सुनो मेरी बात, अब सुनो जी, हमने इंडियन इनकम का पता कर लिया, हमने फॉरेन इनकम का पता कर लिया, हमारे पास में एक चीज है सर, अब हम ना मतलब मेन जो था ना हमने पॉइंट्स वो पढ़ लिए, अब हम उसकी डेप्थ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं रिसिप्ट ऑफ इनकम, हमने बोला था ना अर्न और रिसीव इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, अब उसका मतलब पता कर लेते हैं, रिसिप्ट ऑफ इनकम का मतलब क्या है, रिसिप्ट का मतलब तो बताओ ना सर आप। हाँ बिल्कुल बताएंगे सर। तो रिसिप्ट का मतलब होता है कि सर फर्स्ट टाइम पे जिसके हाथ में आती है, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, पहले मैं इसको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। ये एम्प्लॉयर था, ठीक है जी, सींग वाला एम्प्लॉयर, और ये नॉन सींग वाला एम्प्लॉय, बेचारे के सींग नीचे की तरफ है, चोटियों की तरफ, ठीक है ना, झुका रहता है हमेशा। अच्छा, ये एम्प्लॉय था, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी दी, ये सैलरी आकर के एम्प्लॉय ने मम्मी को दे दी। अब वो मम्मी कोई भी हो सकती है, बड़ी मम्मी भी हो सकती है, छोटी मम्मी भी हो सकती है, यानी कि वाइफ भी हो सकती है, और एक्चुअल बायोलॉजिकल मॉम भी हो सकती है। तो मम्मी को ला करके दे दी इसने ये सैलरी। अब मम्मी के हाथ में है ना ये वाली इनकम, ये वाली इनकम, ये रिसीव्ड नहीं मानी जाएगी, इसको हम रेमिटेंस कहते हैं,
इस पॉइंट को हम रेमिटेंस कहते हैं। पहले ये बात समझ लो, ये बात समझ लो। यहां पे जो मिली थी ना इसको फर्स्ट हैंड में, ये रिसीव थी। तो हम जब कहते हैं ना रिसिप्ट ऑफ इनकम, दैट मींस हमने जो लेने और देने वाले के बीच में जो करार हुआ, उसके उस ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं क्या, रिसीव करना। बाकी बाद में वो किसी को भी ट्रांसफर कर दे, वो रेमिटेंस माना जाएगा। अरे सर ये तो बढ़िया है। अब देखो बढ़िया कैसे है, बढ़िया ऐसे है कि अगर मैं ये बोलूं कि ये एम्प्लॉय जो था वो फॉरेन में था, ये एम्प्लॉय जो था वो फॉरेन में था, और जो मम्मा थी वो इंडिया में थी। मान लो मैं बाहर ऑस्ट्रेलिया में काम करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के एम्प्लॉयर ने मुझे कंपनी में काम करने के लिए पैसे दिए और मैंने वो पैसे ट्रांसफर कर दिए वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के थ्रू, ठीक है जी, अपनी मम्मा को। तो क्या ये मम्मा के हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे एज एन फॉरेन इनकम? नहीं सर, यहाँ रेजिडेंशियल स्टेटस मम्मा का नहीं, मेरा देखा जाएगा। मैं कहाँ हूं? यानी कि फर्स्ट हैंड में जब ये सैलरी आई थी तो वो पर्सन कहाँ था, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, और वो रेजिडेंशियल स्टेटस उसका क्या है, नॉन रेजिडेंट है। वो बाहर ही रहता है, हमेशा बाहर ही रहता है। मैं बाहर ही रहता हूँ, मैं बाहर ही रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में ही रहता हूँ, मैं इंडिया आता ही नहीं, सिर्फ वहां से पैसे कमा कमा करके यहाँ भेजता रहता हूँ। ऐसे पैसे मॉम के हाथ में इंडियन फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं कही जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक फॉरेन इनकम थी, और कमाई किसने थी? एक इंडिया के नॉन रेजिडेंट ने कमाई थी, एक इंडिया के नॉन रेजिडेंट ने कमाई थी, कमा करके यहां भेज दी। तो सर जो रेमिटेंस है वो टैक्सेबल नहीं होती, वो टैक्सेबल नहीं होती। रिसिप्ट ऑफ इनकम जो हमने अभी तक पढ़ा ना, अर्न और रिसीव, एक्रू और अराइज, है ना, इस तरीके के वर्ड्स ही देखे। तो रिसीव का मतलब क्या है? रिसीव का मतलब है सर फर्स्ट टाइम पे जिसके हाथ में रिसीव हुई है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है आपने, जिसके हाथ में रेमिटेंस आई है उसका नहीं करना। आप देखो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ना, नोट्स पढ़ने जरूरी होते हैं। रिसिप्ट फर्स्ट ओकेजन टाइम व्हेन रिसिपिएंट गेट द मनी अंडर हिज कंट्रोल, और एनी फर्दर रेमिटेंस या फिर ट्रांसमिशन of the received amount to another place or person does not result in receipt in the hands of subsequent recipient। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर हमने हर जगह एक ही बात बोली, इनकम अर्न, इनकम अर्न या फिर ड्यू एंड रिसीव, ड्यू एंड नहीं, ड्यू और रिसीव बोला हमने शुरुआत में, ड्यू और रिसीव। तो ड्यू कहां हुई थी? बाहर हुई थी। रिसीव कहां हुई है? वो भी बाहर हुई है। क्योंकि इसको जो सेकंड ट्रांजैक्शन है इसको तो हम रेमिटेंस कहते हैं, इसको तो हम रिसीव कहते ही नहीं। बच गए ना? हाँ सर बच गए, टैक्सेबल नहीं हुई। ठीक है, अच्छा जी आगे क्या कहता है? आगे हमने एक वर्ड और पढ़ा था ना, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। मतलब बच्चे तो मुझसे क्या पूछते हैं, हाँ सर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया ये समझ में आ गया, और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया समझ में नहीं आया। तो उस टाइम पे मैंने आपको क्या कहा था, इट इज एज गुड एज एक्चुअल रिसिप्ट। तो एज गुड एज के अंदर क्या चीजें आती हैं देख लो, आओ जी देख लो। सबसे पहले तो सैलरी के अंदर हमने पढ़ा था ना, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ हिज सैलरी। यानी कि यहाँ 12% तक क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है। 12% से ज्यादा अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो ये मान लिया जाएगा कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। सर इनका क्या नाम है, एम्प्लॉयर तो इंडिया में ही था, एम्प्लॉय भी इंडिया में था, फिर हमने ऐसा डीम्ड के अंदर क्यों डाला इसको? भाई सिंपल सी बात है, एम्प्लॉय ने खुद कमाया होता। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे है किसका कॉन्ट्रीब्यूशन? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर एम्प्लॉय ने खुद कमाया होता, अगर एम्प्लॉय ने खुद कमाया होता तो हम क्या कहते हैं जी, इनकम डीम टू बी अर्न और इनकम डीम टू बी रिसीव। लेकिन उसने ना खुद कमाया ना उसने खुद क्या नाम है रिसीव किया, इसने अपनी कमाई हुई रिसीव नहीं की, इसने एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रिसीव किया। और वो भी कहां तक? सर देखो मैंने यहाँ पे 12% ऑफ सैलरी क्यों लिखा हुआ है? 12% ऑफ सैलरी इसलिए लिखा हुआ है सर हम टैक्सेबिलिटी को पढ़ रहे हैं ना। और अगर मैं यहाँ सिर्फ ये लिख करके छोड़ देता कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, सिर्फ इतना लिख देता, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, इतना सा पार्ट लिख देता, तो आपके दिमाग में क्या जाता
कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है वो टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि सैलरी के प्रोविजन कहते हैं कि 12% तक तो एग्जम्प्ट है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर ने जितना आरपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट किया है 12% पे तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उससे ज्यादा पे टैक्स लग जाएगा। अब 12% ऑफ सैलरी ऑफ किसकी, 12% ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। उससे ज्यादा अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया तो वो क्या हो जाएगा, उसकी डीम्ड इनकम के अंदर आ जाएगा, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड के अंदर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, हम उसकी टैक्सेबिलिटी लगाना चाह रहे हैं, इस वजह से हमने ऐसा डाला। सिमिलरली हमारे पास में 9.5% तक होता था सैलरी चैप्टर के अंदर, इंटरेस्ट क्रेडिट होता था अगर एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के अंदर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया और उसके ऊपर इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया, कितना, 9.5% तक। अब इस लाइन को भी अगर मैं यहां लिख करके छोड़ दूं कि इंटरेस्ट क्रेडिट टू आरपीएफ ऑन एम्प्लॉय ऑन ऑफ द एम्प्लॉय इन एक्सेस ऑफ 9.5 लिखने की जगह अगर सिर्फ इतना लिख करके छोड़ दूं, इंटरेस्ट क्रेडिट टू आरपीएफ, ठीक है जी, टू आरपीएफ, इतना लिख करके छोड़ दूं तो आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में आएगा पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल इनकम में छोड़ लगाना है, लेकिन नहीं लगाना सर, क्योंकि 9.5% तक हमने छूट दे रखी थी। तो ये दोनों पॉइंट हमने सैलरी चैप्टर के अंदर कवर किए हुए हैं, और अगर जिसने मेरे साथ में सैलरी चैप्टर नहीं किया उसको मैंने समझा दिया, क्योंकि यहाँ पे 9.5% का रेलेवेंस ये है कि यहाँ तक एग्जम्प्ट होता है सर, अमाउंट यहाँ पे एग्जम्प्ट होता है इतने अमाउंट तक, ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इट्स इंटरेस्ट। एक एम्प्लॉयर ने अपना रिकॉग्निशन ले लिया, पहले वो अनरिकॉग्नाइज था, अब उसने रिकॉग्नाइज करा लिया किससे, कमिश्नर ऑफ प्रोविडेंट फंड से। तो यूआरपीएफ से यानी कि अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से वो किसमें कन्वर्ट हो गया, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कन्वर्ट हो गया। तो सर पुराने जैसा ही चल रहा है, टैक्सेबिलिटी के अंदर आ गया, डीम्ड इनकम माना जाएगा, उसकी इनकम के अंदर इंक्लूड कर देगा। अच्छा सर, इसके बाद में लिखा हुआ कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी अदर एम्प्लॉयर के द्वारा अंडर द पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80 CCD टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं लिखा हुआ ना, इन एक्सेस ऑफ 12%, इन एक्सेस ऑफ 9.5% या इन एक्सेस ऑफ सम अमाउंट, इसका मतलब पूरे का पूरा अमाउंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पूरे का पूरा अमाउंट, कि जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर किसी और एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय की पेंशन स्कीम के अंदर, कौन सी पेंशन स्कीम, जो आती है 80 CCD के अंदर, जिसको कि डिडक्शन चैप्टर के अंदर हमने किया, ठीक है जी, अगर उसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन किया तो उसको भी एम्प्लॉय की डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा, ठीक है सर। और इसके अलावा हमने टीडीएस पढ़ा, पूरे का पूरा टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, पूरे का पूरा चैप्टर वो वाला, जितने भी सेक्शंस थे उसके अंदर, ठीक है जी। तो पूरे के पूरे टीडीएस को हमने उसकी डीम्ड इनकम माना, इसलिए तो टैक्स लगाया उस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं सिर्फ इतनी सी बात हमने देखी है कि सर रिसीव्ड इन इंडिया या रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या होगा। तो रिसीव्ड का मतलब हमने से सुना है, यहाँ पे रिसीव्ड का मतलब है, सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि फर्स्ट टाइम का उसका देखो कि किसके हाथ में मिल रहा है, क्योंकि सेकेंड टाइम को हम ट्रांसमिशन कहते हैं या फिर रेमिटेंस कहते हैं, उसको हम रिसिप्ट नहीं कहते। और दूसरा डीम्ड इनकम कौन कौन सी है उसको हमने देखा, ठीक है जी, जो कि इंडिया में रिसीव हुई है। अब सोच करके देखो ध्यान से, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए, अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि ये इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, मेरे को जवाब देना प्लीज। इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये सारे के सारे पॉइंट किसी नॉन रेजिडेंट के साथ में हुए हैं, तो क्या वो इंडिया में टैक्सेबल हैं या नहीं? बोलो बोलो जी। है सर, क्योंकि डीम्ड टू बी बिल्कुल है रिसीव्ड सर, इन इंडिया है। क्योंकि सिंपल सी बात है, हमें कुछ नहीं देखना, हमें तो ये देखना है कि इन इंडिया आ गया, बस बात खत्म। आप सिर्फ एक बात ध्यान देंगे, अगर किसी इनकम के अंदर अर्न या रिसीव इंडिया में आ जाता है, इन इंडिया, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें तो अपनी आंखें बंद कर लेनी है, और सबको एक ही लाठी से हाँकना है, चाहे तू रेजिडेंट है,
रेजिडेंट की दोनों कैटेगरी और नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी सबके लिए, क्योंकि हमारा तेरे पे अधिकार है, क्योंकि यहाँ पे अर्न कर रहा है या फिर रिसीव कर रहा है इंडिया में, तो भैया फिर तो तू बाहर जाएगा इसको लेकर के, इंडिया से ही लेकर के जाएगा, तो हम तो तेरा टैक्स पहले ही काट लेंगे, क्योंकि हमारे दायरे में आता है, क्योंकि इंडिया आ गया ना बीच में, इस वजह से। दिक्कत तो पता है कहाँ होती है? दिक्कत वहां होती है जहां पे कोई फॉरेन इनकम होती है। फॉरेन इनकम के साथ में वेरिएशंस आते हैं, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। इंडियन इनकम तो हमारे ही हाथ में होती है, हम खुद ही टैक्स काट लेते हैं उसका। ठीक है सर, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखना एक क्वेश्चन दिया हुआ, क्या बोलता है क्वेश्चन? कहता है डिस्कस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द रिसिप्ट इन केस ऑफ आर एंड ओ आर रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, चलो जी पढ़ लेते हैं इसको। पहला पॉइंट बोला गया, मतलब हमें ना ये नहीं पूछना, हमें ये नहीं देखना कि भाई हमारे को क्या नाम है तीनों कैटेगरी के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ एक ही कैटेगरी के बारे में सोचना। अच्छा एक बात पता कर ले, ये पॉइंट पढ़ने से पहले एक बात अपने दिमाग में आ जानी चाहिए। जैसे ही इसका नाम आ गया ना, जैसे ही इस पर्सन का नाम आ गया R&NOR, तो हमें दो चीजें दिमाग में अपने आप स्ट्राइक करनी चाहिए। क्या दो चीजें स्ट्राइक करनी चाहिए? सर दो चीजें क्या स्ट्राइक करनी चाहिए? एक तो नंबर 1 इंडियन इनकम, ठीक है, और नंबर 2 फॉरेन इनकम। ठीक है सर, इंडियन इनकम सर कुछ भी हो टैक्सेबल है, और फॉरेन इनकम सर सिर्फ दो टाइप्स की ही टैक्सेबल है। तो अगर वो दो टाइप में से कोई भी एक टाइप या फिर दोनों टाइप हमसे पूछे गए इन दोनों पॉइंट के अंदर, तो टैक्सेबल हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं टैक्सेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपने दिमाग में आना क्या चाहिए कि भाई ये इसके बारे में पूछ रहा है, तो इससे रिलेटेड प्रोविजन हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है जी, ओके चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे को क्या कहता है, पूछा गया उसने, कहता है 1 लाख रुपए अर्न किए थे फ्रॉम द बिजनेस इन यूएसए, बट द प्रॉफिट हैज बीन रेमिटेड टू इंडिया। देखो इसने खुद ही वर्ड ऐसा यूज कर दिया, रेमिटेड टू इंडिया। रेमिटेंस के बेस पे हम टैक्सेबल नहीं करते। आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ो। द एसएससी यूज टू अटेंड द बिजनेस ओनली व्हेन ही वाज इन द यूएसए। द एसएससी यूज्ड टू अटेंड द बिजनेस ओनली व्हेन ही वाज इन यूएसए, जब वो यूएसए में था। कहाँ की इनकम पता कर रही है, कहाँ की इनकम पता लग रही है जी? ये हमारी फॉरेन इनकम, Yes, sir. फॉरेन इनकम है ना। फॉरेन इनकम दो टाइप की ही टैक्सेबल होती है, जिसके अंदर की बिजनेस कनेक्शन हो इंडिया में, या फिर अगर प्रोफेशन है तो फिर प्रोफेशन सेटअप होना चाहिए इंडिया में, उसके अलावा कोई भी इनकम नहीं। तो आओ जी फिर हम इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। कहता है रेम्युनरेशन ऑफ द प्रॉफिट टू इंडिया डजंट मीन द बिजनेस इज कंट्रोल्ड इन इंडिया। बात यही खत्म हो जाती। तमीज से आंसर लिखना है, कहने का मतलब उसको बताना है कि भैया फॉरेन इनकम के अंदर सिर्फ दो टाइप्स की ही होती हैं, और ये जो तुमने बोला है ना, इसका मतलब हमें कहीं भी ये पता नहीं लगता कि बिजनेस जो है वो इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है। फॉर R&NOR income accrue or arise outside India is taxable only when business was controlled from India or profession was set up in India. Thus the income of ₹1 lakh is not taxable. हमारे कई भाई और बहन पता है क्या करते हैं, यहाँ जाकर के ना सीधा डिसीजन दे करके आ जाते हैं, नॉन टैक्सेबल। मतलब ऐसे एक क्या नाम है जवाब दे दिया, एक छोटा सा जवाब दे दिया। सोच के देखो, तुम किसी से बात भी करते हो और तुम किसी से कुछ कहते हो, एक लंबी सी बात तुमने पूछी और उसमें तुम्हारे को वो ऐसा जवाब दे दे हाँ या ना, तो तुम्हारे दिल पे क्या बीतती है? यार बड़ा अकड़ू आदमी है, बड़ा बेहुदा जवाब दिया इन्होंने, उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए थी ना। हाँ तो सर आंसर को लिखना कैसे है, ड्राफ्ट कैसे करना है? आंसर को ड्राफ्ट करते हुए हमें उसको अपनी नॉलेज का मुजाहरा करना है। नॉलेज का मुजाहरा मतलब नॉलेज को दिखाना है कि हमें मालूम है कि सिर्फ दो टाइप की इनकम ही टैक्सेबल होती है, सिर्फ दो टाइप की इनकम ही हमारी जो है वो टैक्सेबल होती है। एक तो उसको ये बताना है, और वो कौन सी दो टाइप की इनकम होती है वो हमें मालूम है, और आप जो ये इनकम बता रहे हैं ये वो दो टाइप में से कोई एक टाइप नहीं है, इसलिए ये नॉन टैक्सेबल है। ऐसे जवाब देना है इसका। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं जी।
अगले पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ, रेम्युनरेशन ऑफ ₹20,000 ड्यू टू हिम फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन रशिया, रशिया कहाँ है सर, आउटसाइड इंडिया, वाज क्रेडिटेड टू हिज बैंक अकाउंट इन द रशिया, यानी कि आउटसाइड इंडिया ही अर्न किया, आउटसाइड इंडिया ही रिसीव किया, ठीक है जी, और उसके बाद में दोबारा रेमिट कर दिया कहां पे, इसको इंडिया में। तो क्या ये टैक्सेबल होगा, नहीं सर, यहाँ पे भी सेम ही रीजन है, क्या है, सैलरी एक्रू वेयर द सर्विसेज आर रेंडर्ड, सर्विसेज कहां रेंडर की गई थी सर, रशिया में, इन द प्रेजेंट केस द सर्विसेज आर रेंडर्ड इन रशिया एंड इनकम रिसीव्ड देयर, अर्न भी वहां, रिसीव भी वहां, ठीक है, it is the income accruing outside India and receiving outside India, hence it is not taxable in India, simple, ठीक है जी। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते, एक्रूअल ऑफ इनकम किस तरीके से देखते हैं, एक सेकेंड ठहरना, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा मैं यहाँ पे, हाँ जी, एक्रूअल ऑफ इनकम, एक्रूअल ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि हमारे पास में ये इनकम किस तरीके से देखी जाती है, कब एक इनकम को हम एक्रूअल बोलते हैं, एक्रू बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास में, हाँ हमने रिसिप्ट पढ़ लिया पहले और अब हम एक्रूअल पढ़ेंगे, ठीक सर। देखना एक्रूअल ऑफ इनकम क्या बोलता है, एक्रूअल ऑफ इनकम बोलता है कोई भी ऐसी इनकम, एक्रूअल का मतलब क्या है कि जिसके के अंदर राइट टू रिसीव इनकम हमारे पास में है, या फिर किसी को फोर्सफुली फोर्स किया जा सकता है कि वो हमारी पेमेंट करे उस सर्विस के लिए जो हमने उसको दिया है। जैसे 1 मिनट के लिए मैंने एक बात बोली थी, अगर आप लोगों को याद हो, जब मैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस पढ़ा रहा था, मैंने कहा था कि ना सैलरी के अंदर है ना कोई लॉसेस नहीं हो सकते, सैलरी हेड के अंदर कोई लॉसेस नहीं हो सकते, सैलरी लॉसेस के नाम से ना कोई चीज होती नहीं है। क्यों नहीं होती, इस वजह से नहीं होती सर, क्योंकि ना हम फोर्सफुली मुकदमा करके किसी एम्प्लॉयर के ऊपर केस करके उसको अपनी रेम्युनरेशन, कमीशन या सैलरी का कोई भी पार्ट जो उसके पास में हमारा है, उसको हम बोल सकते हैं कि आप पे कीजिए। तो बस इसी राइट की यहाँ पे बात हो रही है। एक्रू और ड्यू का मतलब क्या होता है, एक्रू का मतलब होता है राइट टू रिसीव इनकम, और ड्यू का मतलब है राइट टू एनफोर्स द पेमेंट विच इज एक्रू, यानी कि हमारे पास में जो ड्यू हो चुका है उसको लेने का हमारा अधिकार है, ठीक, ओके। इसीलिए जब किसी को कोई पेमेंट करनी होती थी ना अकाउंट्स के अंदर, तो हम क्या कहते थे कि ये हमारी लायबिलिटी की तरह से देखी जाती है, जो भी हमारी पेमेंट्स ड्यू होती है, ठीक है सर। अब सर देखो ध्यान से, यहाँ पे हम कहते क्या है, हम ये कहते हैं कि मान लो एक सैलरी होती है हमारे पास, वो सैलरी आपने ना काम किया, आपने काम किया 1 2 3 4 5 तारीख को पहुंच गए आप अपने एम्प्लॉयर के पास में, 5 तारीख को पहुंच गए आप अपने एम्प्लॉयर के पास में कि सर मेरी सैलरी दे दो 5 दिन की। तो वो कहता है भाई पागल हो गए हो क्या, नौकरी छोड़ के जा रहे हो, कहता है नहीं नौकरी क्यों छोड़ूंगा सर, बस 5 दिन की सैलरी दे दो। तो वो कहता है कि सैलरी क्यों दे दूं मैं आपको, 5 दिन की सैलरी क्यों दे दूं, मैंने तो आपसे एक डॉक्यूमेंट, आपसे एग्रीमेंट करवाया था कि हर महीने की 30th को या फिर 31st को मैं आपको सैलरी दूंगा और सैलरी ड्यू भी इसी दिन हुआ करेगी। तो आप ना हर दिन सैलरी अर्न कर रहे थे, यानी कि आपकी सैलरी हर दिन ड्यू हो रही थी, तो आपकी सैलरी हर दिन एक्रू हो रही थी, लेकिन वो अराइज या फिर ड्यू कब होगी, 31st को होगी। और जब तक ये नहीं होता ना तब तक आप इसको रिसीव करने का अधिकार नहीं रखते। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या बोला हुआ है, कहते हैं जी मान लो आपने कोई सिक्योरिटी परचेज की, कोई शेयर्स परचेज किए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है, कोई भी शेयर हो सकता है। मान लो आपने डिवेंचर परचेज की, डिवेंचर के ऊपर आपको 6 महीने में इंटरेस्ट मिलता था, ठीक है जी, आपके 10% डिवेंचर्स थे, कितने के, 4 लाख रुपए के, तो इसका आपको 40,000 रुपए इंटरेस्ट मिलना था, और वो मिलना था 2 इंस्टॉलमेंट्स में। कब, एक तो सितंबर में
और एक मार्च में। अब ना आपने अप्रैल में इसको खरीदा, आपने इसको अप्रैल में खरीदा, ठीक है, और यहां पे जैसे ही जून आया ना, आपने कंपनी को बोलना शुरू कर दिया, भाई मेरा डिविडेंड दो, मेरा मेरा डिविडेंड नहीं, मेरा इंटरेस्ट दो, मेरा इंटरेस्ट दो। तो कंपनी आपको कहती है कि दिमाग खराब हो गया है क्या, हमने क्या बोला था सितंबर में देंगे। तो अभी आपने एक्रू तो कर लिया है, लेकिन ये ड्यू कब होगा, सितंबर में होगा। तो जब जब आपको क्या नाम है ड्यू होगा, तभी उसके बाद में आपको रिसीव होगा। तो ये चीज है सर हमारे पास में कि हम यहाँ पे अर्न तो कर लेते हैं, इधर अर्न तो कर लेते हैं, लेकिन ड्यू वो बाद में होता है, जब हमारा उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी पॉइंट लिखा हुआ होता है उसके हिसाब से। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट विद एग्जांपल आप लोगों को बताए गए थे। अच्छा जी, चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ एक बात और एक्सप्लेनेशन दी हुई है यहाँ पे, इस पॉइंट को भी समझना ध्यान से, कि हमारे को ये बोला हुआ है कि एक्रू या अराइजिंग आउटसाइड इंडिया का मतलब, एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया ही है। अगर हम बाहर से डाटा ला करके सिर्फ बैलेंस शीट इंडिया में बना दें, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये इंडिया में एक्रू और अराइज होगी। यानी कि ना हम पूरे टाइम पीरियड के साथ में देखते हैं कि इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पे था, ये कौन सी जगह पे एक्रू और अराइज हुई थी, और जब हमारा फाइनल अकाउंट बनाने का दिन आया तो वो हमने फाइनल अकाउंट इंडिया में आकर के बना दिया। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया, क्योंकि वो पूरे टाइम पे उस वहां इंडिया के अंदर नहीं थी, वो कार्रवाई कहाँ हो रही थी, आउटसाइड इंडिया हो रही थी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि सिर्फ इसलिए कि किसी अकाउंट को फाइनल कर दिया जाता है इंडिया में आकर के या फिर इंडिया के थ्रू, वो ऐसी जो क्या नाम है चीज है, वो एक्रू और अराइज इंडिया में नहीं मान ली जाती, हम उसका एक्चुअल टाइम पीरियड देखते हैं। अच्छा जी, एक और बात बोली गई है, इनकम टैक्स ऑन एक्रू और अराइज बेसिस कैन नॉट बी असेस अगेन रिसिप्ट बेसिस, क्योंकि इससे क्या होगा, डबल टैक्सेशन हो जाएगी। ध्यान से सुनना, हमने सैलरी के अंदर भी पढ़ा था ना, अर्न और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, अर्न और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। हम कभी ऐसे तो नहीं कहते ना कि आपकी इनकम जो होगी वो टैक्सेबल होगी अर्न बेसिस पे एंड रिसीव बेसिस पे। यहाँ पे ना और का रेलेवेंस है और एंड का भी रेलेवेंस है। अगर यहां से और हटा करके एंड लगा दिया जाए ना, तो बेचारे की इनकम ड्यू होगी 31st को, रिसीव होगी 7th को, भाई साहब के ऊपर 2 बार ही टैक्स लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था वर्ड एंड। समझ में आई? तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि एक इनकम 2 बार ही टैक्सेबल नहीं हो सकती, डबल टैक्सेशन नहीं लग सकता उसके ऊपर। तो सर हम इसको एंड रिसीव नहीं कहते, और रिसीव कहते हैं, अर्न और रिसीव, बस ये एक्सप्लेनेशन। अच्छा, अब सर हमारे चैप्टर का महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, जिसके के अंदर डेप्थ में हमें ये बताया जाएगा। देखो पॉइंट पता क्या है इसके अंदर, मैंने ऐसा क्यों बोला, पॉइंट पता क्या है, हमने है ना रेजिडेंट की बात की, ऑर्डिनरली वाले, हमने नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट की बात की, और हमने नॉन रेजिडेंट की बात की। किसके लिए? फॉरेन इनकम के लिए। फॉरेन इनकम के लिए, फॉरेन इनकम के लिए हम इसको नॉन रेजिडेंट को क्या कह देते हैं? नॉन टैक्सेबल। और ऑर्डिनरली रेजिडेंट को क्या कह देते हैं? टैक्सेबल। यानी कि इनका मामला तो आर या पार का है, या तो टैक्सेबल होगा या नॉन टैक्सेबल होगा। लेकिन यहां भाई साहब ये जो आर एंड ओ आर है ना हमारे पास, ये थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इनकी है ना 2 ही इनकम टैक्सेबल है, तो इनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा दारोमदार है। ये क्या पूछते हैं, अब इनके ऊपर खास तौर से प्रोविजन लिखे गए, एक्सप्लेनेशंस दी गई
कि वो जो इनकम थी जिसको कि हमने बोला ना बिजनेस कनेक्शन इज इन इंडिया, ये बिजनेस कनेक्शन का मतलब तो बताओ सर, क्योंकि यदि आप हमें बिजनेस कनेक्शन का मतलब ही नहीं बताओगे तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं है। तो आओ बच्चों सीखें बिजनेस कनेक्शन का मतलब। सबसे पहले तो देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है हमारे पास में इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। सबसे पहले तो उसकी बात सेक्शन 9 में क्या लिखा हुआ है कि सम इनकम्स आर डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया इवन इफ these are actual accrue or arise, actually accrue or arise outside India, outside India। ठीक है, अब इसके अंदर ये ना एक और पॉइंट लिख लेना, यहाँ पे एक और बात लिख लो, दिस सेक्शन इज रिलेवेंट, दिस सेक्शन इज रिलेवेंट फॉर non-resident because for resident and ordinarily resident global income is taxable। हालांकि छोटा छोटा लिखा है लेकिन दिखाई दे रहा है। यस सर दिख रहा है। इसको लिख लो, ठीक है। अच्छा चलो जी, अब हम ना इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत ही सरल शब्दों में क्या बोला गया कि हमारे पास में दो कंडीशंस हैं, हम इन दो कंडीशंस के पूरे होते ही किसी भी इनकम को बिजनेस कनेक्शन इंडिया से है वो मान लेंगे। नंबर 1 तो क्या कि उसका जो एसएससी से कनेक्शन है और एसएससी का जो बिजनेस कनेक्शन है वो इंडिया में है, या फिर इनकम अराइज तो हुई थी आउटसाइड इंडिया लेकिन जिस सोर्स से ये अराइज हुई थी ना वो सोर्सेस कहां लोकेटेड है, इंडिया में। यानी कि दो चीजें, या तो जिसकी इनकम है उस इनकम का बिजनेस कनेक्शन है कहां, इंडिया में, या फिर सोर्स का बिजनेस कनेक्शन है जी इंडिया। हमने सरल शब्दों में ये बात बोली। अच्छा चलो आओ सर इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर क्या लिखा हुआ, पहले एग्जाम्पल के अंदर मान लो एक ब्रांच ऑफिस है इंडिया में या फिर एक एजेंट है नॉन रेजिडेंट का इंडिया में, दोनों चीजें अलग अलग है। समझ में आ रही है ना बात। हम क्या बोलते हैं, हम ये कहते हैं मान लो मैं एक नॉन रेजिडेंट हूं और मेरा एक ब्रांच ऑफिस है कहां पे, इंडिया में, आगरा के अंदर मेरा एक ब्रांच ऑफिस था। ठीक है जी, मैं नॉन रेजिडेंट था, मैं इंडिया में नहीं था। और दूसरी बात हमने क्या बोली, बोली सर के एजेंट जो है ऑफ नॉन रेजिडेंट वो इंडिया में रहता है। अब चाहे बिजनेस ब्रांच ऑफिस हो चाहे एजेंट हो, ब्रांच ऑफिस भी तो एजेंट की तरह ही काम कर रहा है ना मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी हो सकता है, और लिखा है ना एजेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई फैक्ट्री हो नॉन रेजिडेंट की जो कि इंडिया में है, तब हम इसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में मान लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है सर, मैं नॉन रेजिडेंट हूं, मैं बाहर बैठा हूं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है जी, और इंडियन इनकम किस तरीके से देख रहा हूं, यहाँ पे बिजनेस कनेक्शन को देखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे चेक कर रहा हूं, हम ये कहते हैं अगर मैंने अपनी कोई सेटअप लगा रखी है यहाँ पे, चाहे वो ब्रांच ऑफिस हो चाहे वो कोई फैक्ट्री हो, आउटलेट हो, चाहे कुछ भी कर रखा है जहां से मेरे को रेवेन्यू अर्न हो रहे, या फिर मैंने किसी एजेंट को अपॉइंट कर रखा है यहाँ पे, तो मेरा बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है ये मान लिया जाएगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अगले पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, कहता है अगर उस पर्सन ने, किसने, नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट ने अगर अपॉइंट कर रखा है किसको, एक एजेंट को, जो कि एक सिस्टमैटिक तरीके से रॉ मटेरियल परचेज करता है, किसके लिए सर, गुड्स को क्या नाम है, बेचने के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए। यानी कि मैंने यहाँ पे अपना एक एजेंट अपॉइंट कर रखा है, वो क्या करता है, वो यहां से रॉ मटेरियल परचेज करता है,
या फिर कोई ऐसा मटेरियल परचेज करता है जिससे कि शायद मैं मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता हूं और वो सेल कर देता है बिजनेस पर्पस के लिए, कहां पे, यहीं पे। तो देखो सोर्सेज लोकेटेड हो गए ना इंडिया में। इसका मतलब क्या हुआ, मैं बाहर बैठा हूं, मैं बाहर बैठा हूं, ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन मेरा एक एजेंट है जिसको कि फाइनेंस में कर रहा हूं, जो कि मेरी कंपनी के मेरे नाम के नीचे काम कर रहा है, सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट मेरे लिए बना रहा है, और वो कर क्या रहा है, इंडिया से ही रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और फिर यहीं पे बेच रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैंने बाहर बेच रहा है को नहीं बोला, बाहर बेच रहा है को हम आगे जाकर के पढ़ेंगे कि अगर कोई पर्सन यहाँ से बाहर सामान लेकर के जाता है तो हम उसको टैक्सेबिलिटी के दायरे में नहीं लाते। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होता है और एक्सपोर्ट को हम प्रमोट करते हैं, और एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं, और एक्सपोर्ट के ऊपर ही अगर टैक्स लगा देंगे ना तो भाई साहब कोई भी हमारे पास में आएगा ही नहीं। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी होती है इस वजह से, ताकि हमारी जो है विदेशी मुद्रा इंडिया में आ सके। विदेशी मुद्रा समझते हो ना, फॉरेन करेंसी। यस सर। हाँ, फॉरेन करेंसी जो है वो इंडिया में आ सके, इस वजह से ऐसा होता है। खैर अभी यहाँ पे ऐसा कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हम तो सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं, बिजनेस कनेक्शन को, वो बाद में जब आएगा तो समझेंगे। अच्छा सर आगे चलते हैं। सर खुद ही अपनी बात का जवाब दे देते हो और खुद ही क्या नाम है हमें फंसा के खड़ा कर देते हो, बस ऐसा ही हूं मैं। चलो देखो सी पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, बहुत प्यार प्यार से पढ़ना है इसको। कहता है फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी in India to carrying on business of NR parent company, NR's parent company। भाई सिंपल सी बात है, पहले आपने क्या कर दिया, मतलब यहाँ पे बंदे ने चीजें बदल दी। पहले वाले पॉइंट के अंदर ब्रांच ऑफिस खोला था या एजेंट रखा था, अब उसने एक परमानेंट एजेंट रख दिया था सेकंड पॉइंट के अंदर, जो उसी के ब्याह पे काम करता था। फिर पकड़ा गया, बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन में आ गया, फिर उसने पता क्या किया, कहता कंपनी लगा देता हूं यहाँ पे, एजेंट को छोड़ो, एक इंडिविजुअल पर्सन को छोड़ो, एक कंपनी की फॉर्मेशन कर देता हूं। तो सर फिर पकड़ा गया, फिर से बिजनेस कनेक्शन के अंदर आ गया। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट के अंदर क्या बोला हुआ है, आपने एक सब्सिडरी कंपनी खोल दी। कौन सी, किसकी सब्सिडरी कंपनी, जिसकी की पेरेंटल कंपनी जो है उसका मालिक कौन है, नॉन रेजिडेंट है, तो भी हम इसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में मान लेंगे, है ना जी। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एनी प्रॉफिट ऑफ नॉन रेजिडेंट। अच्छा इसको पूरा पढ़ने के बजाय शॉर्ट में बताता हूं कि मान लो कोई भी ऐसे प्रॉफिट्स थे। अब इसके बाद में ना डेफिनेशन को ओपन एंडेड छोड़ दिया हमने। क्या बोल दिया हमने, कहता है कोई भी बिजनेस कनेक्शन जिसके अंदर की असेसिंग ऑफिसर को, यहाँ असेसिंग ऑफिसर का नाम नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं बता रहा हूं तुम्हें, कोई भी ऐसी क्या नाम है, कोई भी ऐसी क्या नाम है प्रॉफिट्स तुम्हें दिखाई देते हैं जिसको कि रीजनेबल एट्रीब्यूटेड माना जाता है ऐसे ऑपरेशन से जो कि इंडिया में कैरिड ऑन किए गए हैं, अगर असेसिंग ऑफिसर मानता है तो उसको हम भी क्या, उसको भी हम क्या मान लेंगे जी, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया मान लेंगे। बात समझ में आई। तो हम क्या कहते हैं, लास्ट में हमने ना जाकर के हमने कहा ये तो बंदा चीटर है, बार बार पर्सन को बदल रहा है, तो हमने एक बात बोल दी कि अपने असेसिंग ऑफिसर को हमने डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर दे दिया। सर अगर आपको सही लगे ना, अगर आपको कहीं से भी इस चीज की गंध आती है, इस चीज की स्मेल आती है थोड़ी सी भी कि इस पर्सन का, नॉन रेजिडेंट का, इंडिया के अंदर कोई भी नेट प्रॉफिट अर्न हुए हैं जो कि किसी बिजनेस कनेक्शन के अंदर हुए हैं, तो सर आप इस नॉन रेजिडेंट को बिजनेस कनेक्शन के अंदर ले आना। ये लिखा हुआ है यहाँ पे लास्ट में छोड़ के। अच्छा जी, एक नोट लिखा हुआ है, इस नोट को पढ़ेंगे। इफ एजेंट्स अथॉरिटी इज लिमिटेड टू परचेज ऑफ गुड्स और मर्चेंडाइज फॉर नॉन रेजिडेंट देयर विल बी नो बिजनेस कनेक्शन। ध्यान से सुनना, अब इसको ध्यान से सुनना, बड़ा प्यारा, बहुत प्यारा पॉइंट है। नॉन रेजिडेंट ने कहा हुआ था कि मेरे लिए आप, ये एजेंट था, ये नॉन रेजिडेंट था, इस नॉन रेजिडेंट को, इस एजेंट को इस नॉन रेजिडेंट ने क्या अथॉरिटी दी हुई थी, 5 लाख रुपए की अथॉरिटी दी हुई थी। ये भाई साहब 7 लाख रुपए का माल परचेज करके बैठे, अपनी अथॉरिटी से बाहर गया ना, लॉ के अंदर भी आप यही पढ़ते हो, तो उसके लिए फिर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है वो। तो वो कहता है फिर ये जो 2 लाख रुपए की एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन की है ना, इसकी टैक्स लाइबिलिटी हम नॉन रेजिडेंट के ऊपर डाल नहीं सकते। सर अथॉरिटी कितने की थी, 5 लाख रुपए की थी, है ना, बात समझ में आई। अथॉरिटी दी थी 5 लाख की, काम कर दिया 7 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए की टैक्सेबिलिटी हम नॉन रेजिडेंट के ऊपर नहीं लगा सकते। क्या सर एजेंट के ऊपर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन हम बिजनेस कनेक्शन
इंडिया में उस 2 लाख रुपए के अंदर, उस 2 लाख रुपए के लिए बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नॉन रेजिडेंट का अपॉइंट नहीं कर सकते। कितने के लिए कर सकते हैं? सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अथॉरिटी सर लिमिटेड थी उसके पास। ठीक है, इस नोट का मतलब समझ में आ गया? हाँ ना तो बोलो। यस सर, आ गया। ठीक है जी, ऐसा कुछ मिलता जुलता आप लोग लॉ में भी पढ़ते हैं, तो इसलिए अच्छे से समझ में आ जाता है। अच्छा जी, अब सुनो मेरी बात, ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो हमने पढ़ लिया कि सर एग्जांपल्स क्या थे। अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास में बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या था, और नहीं मतलब नहीं, हमने एग्जांपल पढ़ लिए उसके। अब देखो, अब आप मतलब पढ़ोगे ना इसका, तो वो मतलब आपको समझ में आएगा। मतलब क्या कहता है ये? मतलब कहता है, पहले एग्जांपल्स दे दिए, फिर मतलब पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ है? कहता है बिजनेस कनेक्शन इंक्लूड एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू द पर्सन एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। एजेंट भी हो सकता है, कोई ब्रांच भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ऐसे पर्सन को, अब हम एजेंट को एजेंट कहेंगे कब? ध्यान से सुनना। अभी तक तो हमने क्या बोला था? अभी तक हमने बोला था, यहाँ पे हमने बोला कोई ब्रांच ऑफिस, कोई एजेंट, कोई भी ऐसा पर्सन जो उसके बिहाफ पे काम कर रहा है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसी सब्सिडरी कंपनी, इन सबको हम एजेंट कब बोलेंगे? एजेंट तब बोलेंगे जब वो ये सेटिस्फाई करेगा कंडीशंस। और डेप्थ में चले गए हम, कहता पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट एजेंट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। किस लिए? ताकि नॉन रेजिडेंट का बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है, इस चीज को आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके लिए ये चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। अब ये चीजें क्या है, पढ़ लेते हैं सर। कहता है कि एजेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट मस्ट हैव अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। अथॉरिटी नहीं है उसके पास में, और भाई साहब जा रहे हैं उसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो नॉन रेजिडेंट को बाउंड कर सकते हो क्या आप? नहीं कर सकते। तो नॉन रेजिडेंट के लिए बिजनेस कनेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या? सर नहीं कर सकते, नहीं हो सकता बिजनेस कनेक्शन, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला? अथॉरिटी होनी चाहिए उसके पास में, यानी कि नॉन रेजिडेंट ने उसको अथॉरिटी दी हो कि आप मेरे नाम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप मेरे नाम पे कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी पर्सन को, या फिर आप मेरे नाम पे किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये बोला कि मेरा यहाँ पे एक केयर टेकर था, कोई मेरी एक हाउस प्रॉपर्टी थी यहाँ पे, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैं नॉन रेजिडेंट था, बाहर ही बैठा हुआ था बहुत सालों से, मैं इंडिया में आना ही नहीं चाहता था। मैंने अपने केयर टेकर को बोला, मैंने कहा मैं आपको अपना एक एजेंट अपॉइंट करता हूँ और आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देता हूँ। ठीक है जी, इस क्या नाम है, क्या नाम है, ये जो हाउस प्रॉपर्टी ने, इसको सेल कर दो। तो यहाँ पे उसको प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार होना चाहिए कि वो किसी नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ेगी। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। ठीक है जी, should be for the granting of right to use property owned by the non-resident under the control of non-resident। यानी कि जो भी प्रॉपर्टी नॉन रेजिडेंट के कंट्रोल में थी, या फिर उसके द्वारा मालिकाना अधिकार रखा जाता था जिस प्रॉपर्टी के ऊपर, अगर उसके ऊपर कोई राइट है, कोई राइट क्या नाम है उसका था नॉन रेजिडेंट का, तो ये राइट जो है किसको मिलना चाहिए? एजेंट को मिलना चाहिए। अगर ये कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो ही हम एक पर्सन को एजेंट मानते हैं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? सर देखो, ये भाई साहब है नॉन रेजिडेंट, और ये फंस रहे हैं अपने एजेंट की वजह से। एजेंट ने कोई हरकत की है इंडिया में, जिस ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस कनेक्शन कह रहे हैं। किसका बिजनेस कनेक्शन कह रहे हैं? ऑफ नॉन रेजिडेंट। तो पहले हम क्या चेक करेंगे? पहले हम चेक करेंगे जी बिजनेस कनेक्शन। पहले हमने सीखा बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या है, ठीक है जी। उसके बाद अब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये एजेंट को एजेंट कहेंगे कब, क्योंकि हरकत तो इसने की है ना, ट्रांजैक्शन तो एजेंट ने की है। तो एजेंट को एजेंट बनाने के लिए ये सब चीजें पिक्चर में आनी जरूरी है। अच्छा जी, आगे क्या लिखा हुआ है? इफ एजेंट डजंट हैव अबव अथॉरिटी बट he habitually maintain the stock of goods or merchandise from which he regularly deliver
गुड्स और मर्चेंडाइज इन इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। लो जी, और पकड़ लिया हमने उसको। अभी हमने क्या बोला, अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि उसने ऐसी हरकतें की हों, उसके लिए उसको एजेंट अपॉइंट किया गया। ठीक है जी, तब हम उसको एजेंट मानेंगे। अब कहता है इसको एजेंट अपॉइंट नहीं किया गया था, अब नॉन रेजिडेंट ने ना और काम कर दिया। कहता है कि ना भाई मेरे हाथ में ये इनकम बिजनेस कनेक्शन की वजह से टैक्सेबल ना हो, बिजनेस कनेक्शन की वजह से मेरे हाथ में टैक्सेबल ना हो, तो मैं तेरा नाम यानी कि तेरे को क्या कर देता हूं, तेरी ये पावर से छीन लेता हूं। एक काम कर, एक काम कर, आज से तू मेरा एजेंट नहीं, आज से तू मेरी एजेंट की डेफिनेशन से बाहर हो जा, और तू बस पता है क्या कर, तू बस एक काम कर कि मेरे लिए स्टॉक जो है, मेरे लिए जो स्टॉक या फिर जो मर्चेंडाइज जो है, जो तू इंडिया में खरीदता है और बेचता है, ठीक है, उसका सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन कर लेना, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर लेना, तो मैं अपने बिजनेस कनेक्शन से बच जाऊंगा। तो हमने इसको भी बीच में इंक्लूड कर दिया। क्या इंक्लूड कर दिया हमने? बोला बात सुनो, अगर तुम्हारे बेहाफ पे कोई पर्सन ये काम भी कर रहा है ना, तो वो भी तुम्हारा एजेंट है। सेकंड पॉइंट के अंदर हमने कवर कर दिया, ये सेकंड पॉइंट। ठीक है जी, ओके। अच्छा, थर्ड पॉइंट में वेयर ही हैबिचुअली सिक्योर ऑर्डर इन इंडिया फॉर नॉन रेजिडेंट। अब ना हमने इसको नॉन रेजिडेंट ने ना फिर से एक बात बोली, बोलता है भैया बात सुनो, हम तो यहाँ पे भी फंस गए, आप एक काम करो, आप कुछ मत करो, आप कुछ मत करो, ना ही मैं आपको कोई अथॉरिटी दे रहा हूँ कुछ काम करने की, ना ही मैं आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए कह रहा हूं, आप बस एक काम करो, आप ना मेरे लिए ग्राहक पटा करके लाया करो। तो हमने उसको भी पकड़ लिया कि अगर जो है वो पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन, अगर उसने कोई भी ऑर्डर सिक्योर किए हैं इंडिया के अंदर, किसके लिए? नॉन रेजिडेंट के लिए, यानी कि उसने कोई कस्टमर ग्रैब किया है इंडिया से, कस्टमर ग्रैब किया है फ्रॉम इंडिया, तो भी आप भाई साहब क्या मान लिए जाते हैं? एजेंट मान। मेरे को सच सच बता देना, ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सच्ची बात बता दो। देखो, एक भी पॉइंट इसके अंदर से अगर कलर क्लियर नहीं हुआ ना, मेरे को बता दो प्लीज, बता दो, बोलो बोलो। चुप्पी का मतलब हाँ सिर्फ हिंदी मूवीज के अंदर होता है। मुझे सर हाँ समझ में आ गया सारा। हाँ समझ में आ गया। अच्छा जी, सिद्धांत बाबू और यस लोग? सर, आ गया। तो यार बोलने में क्या जाता है भाई, थक जाते हो क्या तुम? अच्छा जी, आगे चलते। एक ना पॉइंट है यहाँ पे, इनफैक्ट एक पॉइंट नहीं है, दो पॉइंट है। हमने इस चीज को और क्या नाम है एलेबोरेट किया है। इंडिपेंडेंट एजेंट, इंडिपेंडेंट एजेंट, ध्यान से सुनना, इसके अंदर क्या बोला गया है? इसके अंदर ये बोला गया है कि अगर एक एजेंट है जो कि पार्शली और फुल्ली नॉन रेजिडेंट के लिए, एजेंट हु इज नॉट वर्किंग मेनली और होली फॉर नॉन रेजिडेंट, मतलब उसी के लिए काम नहीं कर रहा था, वो तो एक कमीशन एजेंट था। वो क्या था? अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को, ये मिस्टर एक्स थे, मिस्टर एक्स थे, ये ना पैसे के लिए काम करते थे, एक कमीशन एजेंट थे, सिर्फ एक कमीशन एजेंट थे। ठीक है जी, वो पैसे के लिए कुछ भी काम करते थे, ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल तक पे करके आ जाते थे किसी के लिए, मतलब नल्ला वेला बंदा। ठीक है जी, सींग ऊपर रहते थे हमेशा इसके। ओके, तो अब ये कुछ भी कर देता था, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल तक पे कर आता था लोगों के जाकर। बेकार आदमी था, मतलब बेकार तो नहीं था, काम तो आता ही था लोगों के, कहने का मतलब कुछ भी काम कर लेता था। अच्छा सॉरी, बेकार बोला मैंने। अच्छा, ये भी काम है। इसको है ना एक नॉन रेजिडेंट ने बोला मैं आपको कमीशन दूंगा, मेरे लिए ये काम करके दे दो फर्दर इंडिया में। ठीक है जी, तो हम क्या कहते हैं कि जहां पे नॉन रेजिडेंट का एक बिजनेस था, और वो बिजनेस बिजनेस रन नहीं कर रहा था, बिजनेस जो है उसके अंदर कमीशन या ब्रोकरेज दी गई है, तो ऐसी कमीशन एजेंट या क्या नाम है कमीशन एजेंट को, या फिर अपना क्या नाम है जो भी ब्रोकर था उसको, जिसको भी कमीशन देकर के काम कराया गया, ऐसे काम के लिए बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाता इंडिया में। ऐसे काम के लिए
बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाता इंडिया में। किसका? नॉन रेजिडेंट का। तो सर फिर तो ये बढ़िया है, मतलब लोग ये सोचते हैं ये तो बहुत बढ़िया है सर, आपको कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं दिखाना इंडिया में, यानी कि इनकम डीम टू एक्रू और अराइज के अंदर नहीं आना आपने इंडिया में। तो आप एक काम करो ना, आप सारा का सारा जो अपना बिजनेस का काम है वो ऐसे कमीशन एजेंट से ही करवा लिया करो, ऐसे कमीशन एजेंट से ही करवा लिया करो। नहीं सर, बिजनेस का काम, और खास तौर पे कोई भी ऐसे बिजनेस का काम जिसको कि हम डायरेक्टली खुद नहीं संभाल पा रहे, हम किसी ऐसे पर्सन के हाथ पे नहीं छोड़ सकते, हम किसी ऐसे पर्सन के हाथ में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये कोई क्वालिफाइड ऐसा पर्सन नहीं होता जो कि अच्छे से मैनेज कर सके। समझ में आई बात? ये छुटपुट Yes, sir. ट्रांजेक्शन ही कर सकता है ये बंदा जो है ना, ये जो कमीशन एजेंट, ये छुटपुट ट्रांजेक्शन ही कर सकता है, क्योंकि इसको कोई प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है उस चीज की। अगर अपना बिजनेस हमने इसके थ्रू, इसके हाथ से करवा दिया ना सर, प्रॉफिट तो क्या अर्न करने हैं, बिजनेस कनेक्शन हमने नहीं बनाने चाहे थे। अब इंडिया की गवर्नमेंट कहती है कि आपको बिजनेस कनेक्शन बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपकी बिजनेस कनेक्शन से जितनी इनकम अर्न हुई है ना, इनकम तो क्या अर्न होनी है, लॉसेज ही होने हैं। ऐसी जितनी इनकम अर्न हुई है ना, वो इनकम हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से वैसी नीचे, आपसे टैक्स लेना ही नहीं है हमने। तो बिजनेस कनेक्शन तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, लेकिन बिजनेस भी चला गया। तो सर हम नहीं करवाते ऐसे काम, इसीलिए लिखा हुआ है छुटपुट ट्रांजेक्शन की वजह से। अच्छा सर, आगे चलते। देखो जी, एक ना चीज होती है, एक ना अमेंडमेंट डाली गई बीच में, यहां पे ना हम सारी जगह पे जितना भी पढ़ा हमने अभी तक, जितना भी पढ़ा हम लोगों ने, हमें अंदर से फीलिंग ऐसी आती थी कि कुछ गुड्स या सर्विसेज जो भी ट्रांसफर की जा रही है ना, वो गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर की जा रही हैं फिजिकल मोड में। हर बार हमें यही लगा फिजिकल मोड में ही हो रहा है, लेकिन भाई साहब आजकल ना डिजिटल काम का भी जमाना है, हमारा आजकल डिजिटल काम का जमाना है। हमें जरूरत नहीं है कि हम किसी को फिजिकली क्या नाम है जाएं और करें। सोच करके देखो, मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूं, तुम्हारे को यहाँ पे पढ़ा रहा होता 1 मिनट के लिए, अपने किसी एजेंट के थ्रू किसी इंस्टीट्यूट को मैंने हायर किया, ऑस्ट्रेलियन टीचर ने, और यहाँ पे क्या नाम है इंस्टीट्यूट के थ्रू अपना क्या नाम है तुम्हारे को सर्विसेज दे रहा हूँ, कौन पकड़ सकता है मेरे को? तो डिजिटली काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ना हमने ना इसको आइडेंटिफाई किया। पहले इस नोट को पढ़ लो, इस पूरे पॉइंट को पढ़ने के लिए से पहले इस नोट को पढ़ लो। हालांकि ये नोट नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ लिखा हुआ है प्रोविजन, दिस प्रोविजन हैज बीन इंसर्टेड टू कवर डिजिटलाइजेशन बिजनेसेस, यानी कि ऐसे बिजनेसेस जहां पे फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं होती। ऐसे भी तो काम होते हैं ना। हाँ सर, बिल्कुल होते हैं। तो हमने ये बोला, ध्यान से सुनना, इस काम के लिए हमने क्या बोला, कहता है इस चीज को ना हम आइडेंटिफाई करते हैं, बोलते हैं क्या? सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ नॉन रेजिडेंट, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ नॉन रेजिडेंट, यानी कि आपकी आर्थिक रूप से तो उपस्थिति थी ना, ठीक है, इस ट्रांजैक्शन के अंदर। अगर आप फिजिकली किसी को इन्वॉल्वमेंट नहीं दे पाए, तो आपने इलेक्ट्रॉनिकली तो किसी को इकोनॉमिकली थ्रू, इकोनॉमिकली किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, आपने तो कोई ट्रांजैक्शन की है ना, तो हमने उसको भी बीच में मिला दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे यही लिखा हुआ है, शॉर्ट में निपटाएंगे इसको, इतना डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सी चीज है, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके के लिए जो कि गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड है, जो कि कैरिड ऑन बाय नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है, ठीक है जी, जिसके अंदर की ऐसे प्रोविजन इंक्लूड हैं जो कि डाउनलोड ऑफ डाटा या फिर सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं इंडिया में। इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है सर, बाहर से डिजिटली आप अपने बिजनेस को यहां से कंट्रोल कर रहे हो, सिंपल सी बात है। तो ऐसी एग्रीगेट पेमेंट, जितनी भी एग्रीगेट पेमेंट्स होंगी ना, कहां पे? इंडिया में, इंडिया में, ठीक है जी, एक प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर, एक्सीडिंग प्रिस्क्राइब लिमिट्स, तो हम क्या कहते हैं? ऐसी इनकम आपकी बिजनेस कनेक्शन के अंदर आ जाएगी। यानी कि सिंपल सी बात है सर, मैंने वहां से बैठ करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली काम किया, यहाँ पे बैठे हुए पर्सन को इलेक्ट्रॉनिकली क्या नाम है ट्रांसफर कर दिया, कुछ भी कंसीडरेशन या कुछ भी कोई भी चीज,
ठीक है, तो हम कहते हैं आपने इलेक्ट्रॉनिकली अपने काम को किया, आपने कोई ब्रांच ऑफिस नहीं खोला, आपने किसी एजेंट को कोई अपॉइंट नहीं किया, बस बीच में आपने इलेक्ट्रॉनिकली किसी से कोई काम किया है। तो ऐसी पेमेंट जितनी भी आपने रिसीव की गई है ना, उन सारी पेमेंट को हम बिजनेस कनेक्शन के अंदर लेंगे, और बिजनेस कनेक्शन के अंदर लेने के बाद में हम ये चेक करेंगे कि क्या आपकी जो क्या नाम है, जितने तक टैक्सेबल नहीं है उससे क्या नाम है एक्सीड हो गई है क्या। अगर वो एक्सीड हो गई है तो हम आपका बिजनेस कनेक्शन उसके अंदर निर्धारित करके और उसके ऊपर टैक्स भी लगा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या बोला हुआ है, कहता है हमारे पास में हमने कोई नंबर ऑफ यूजर्स यहाँ पे काम क्या नाम है अपने वो ग्राहक बनाए थे, अपने क्लाइंट बनाए थे, इलेक्ट्रॉनिकली बनाए थे। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिकली बनाए थे हमने, और वो कहाँ पे थे, डिजिटल डिजिटल थ्रू सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ डिजिटलाइजेशन की वजह से, डिजिटलाइजेशन की हेल्प से मैंने यहाँ पे क्या किया था, अपने कस्टमर बनाए थे। तो उन नंबर ऑफ कस्टमर से या फिर नंबर ऑफ यूजर्स से जितने भी मेरे क्या नाम है रेवेन्यू जनरेट हुए हैं, उन रेवेन्यू के लिए मैं क्या बोल दूंगा, मेरा बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है। जैसे कि हमारे नेटफ्लिक्स भाई साहब करते हैं बाहर से बैठ कर, ठीक है ना, यहाँ पे अपने छोटे छोटे एजेंट हॉटस्टार जैसे उन्होंने अपॉइंट किए हुए हैं। अच्छा जी, चलो अच्छा आगे चलते हैं। द अबव ट्रांजेक्शन shall constitute significant economic presence in India whether or not, चाहे हो चाहे ना हो। क्या, नंबर वन, agreement for such transaction or activity is entered in India. Number two, non-resident has a residence or place of business in India. और नंबर थ्री, non-resident render the services in India. ये चीजें वेदर और नॉट लिखा हुआ है हमारे पास, यानी कि आप ऐसी एक्टिविटी किसी के भी थ्रू करेंगे, डायरेक्टली करेंगे, आप बिजनेस कनेक्शन के अंदर आ जाएंगे। सिंपल। अच्छा जी, अब ना हमने किसी चीज को ना, मैंने कहा था ना तुम लोगों से कि भाई साहब ये महाकुंभ है, बिजनेस कनेक्शन जो है ना ये महाकुंभ है। और आप अब ये सोचेंगे कि सर पता नहीं इसके अंदर से क्वेश्चन कैसा आ जाएगा। नहीं सर नहीं, बिल्कुल आसान आएगा। आपको एक सेकंड में, आपने इतनी सारी चीजें पढ़ ली है ना बिजनेस कनेक्शन के नाम पे, कि अब आपको अपने आप ही क्वेश्चन के अंदर, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको अपने आप पता लग जाएगा कि सर बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया था या नहीं था। सब कुछ अपने आप समझ में आएगा। देखो ध्यान से सुनना इस चीज को, हमने बिजनेस कनेक्शन को पढ़ा। अब हम कहते हैं कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनको कि हम अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस के अंदर से, बिजनेस कनेक्शन के अंदर से बाहर करने वाले। ठीक है, पहले मैं ना तुम्हारे को एक बात बताना चाहता हूं, इसके ऊपर आने से पहले एक बात और बताना चाहता हूं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट एजेंट था, और इंडिपेंडेंट एजेंट के बाद में मैंने कहा था ना दो पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट क्या है, वो दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ बताना था, ये तीसरा था। दूसरा पॉइंट सुन लो जी, ध्यान से सुनना, और इसके लिए मैं डायग्राम बना, ठीक है जी। हमारे पास में क्या है, एक है मिस्टर ए, मिस्टर ए, ठीक है जी, एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स, यानी कि मिस्टर एक्स के एजेंट होंगे, एक नॉन रेजिडेंट जो थी। ओके सर, अब इन्होंने इनके लिए ना ऑर्डर सिक्योर करे, सिक्योर्स ऑर्डर फॉर मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कौन थे, वही एक नॉन रेजिडेंट थे। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं इसको, इस सिचुएशन में, कि बिजनेस कनेक्शन डायरेक्टली एस्टेब्लिश। ठीक है ना सर, इस चीज को तो हम पढ़ चुके थे, आपने डायग्राम क्यों बनाया।
हाँ, अभी पता लगेगा। ये मिस्टर एक्स थे और अब दूसरे एरो के अंदर लिखो जी मिस्टर वाई। ये भाई साहब भी कौन थे? एक नॉन रेजिडेंट थे। ठीक है, अब इनके साथ में अब ना आगे लेकर के चलूंगा, मतलब आप लोग उसके नीचे ही बना लेना। ठीक है, बिजनेस कनेक्शन established if number one Mr. X controlled by Mr. Y. Number two, Mr. Y controlled by Mr. X. और नंबर थ्री, पहले बना लो फिर मतलब समझाता हूं। कॉमनली controlled by Mr. Z. Who controlled X and Y. ठीक है, बना लिया? ऐसे बना लिया? लो थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं, बना लो इसको पहले, फिर समझाता हूं। जब बना लो तो बता देना। बना लिया सर। यस सर, देखो, बन गया। अच्छा बन गया ना। अच्छा, तुमने वो पुरानी मूवीज देखी होंगी, उसके अंदर पता है क्या होता था? पुलिस इंस्पेक्टर है ना, किसी एक गुंडे को पकड़ता था, जिसको कि ये ना शुरू से ये दिखाया जा रहा था कि ये ना बहुत तगड़ा विलेन है। ठीक है, अच्छा, उस गुंडे को पकड़ लेता था, उस डॉन टाइप को पकड़ लेता था, और डॉन टाइप को पकड़ने के बाद में ना उसके पूछताछ करते थे, मारते थे, उसको पीटते थे। तो वो बताता था कि अरे अरे मैं तो केवल एक मोहरा हूं, मेरा तो एक सीनियर है। अच्छा, फिर वो पुलिस इंस्पेक्टर है ना, क्लाइमेक्स से पहले पहले तक, क्लाइमेक्स से पहले पहले तक कहां पहुंच जाता था? उस सीनियर वाले गुंडे के पास पहुंच जाता था। ठीक है, उसको मारा, धाड़ा, पीटा, सब कुछ किया, तो उससे ना लास्ट में क्लाइमेक्स पे पता लगता था कि अरे अरे मैं भी एक प्यादा हूं, मेरा एक सीनियर पर्सन है जो कि तेरे ही बीच में तेरा ही एक कॉमन फ्रेंड है। ऐसी मूवीज देखी है तुम लोगों ने? बताना, देखा होगा? यस ऐसा सर। ऐसा होता है, यस ऐसा सर। होता है, पुरानी मूवीज से होता आ रहा है। तो यहाँ पे है ना बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहाँ पे पता क्या है, पहले वाले के अंदर तो हमने बोल दिया, देखो यहाँ वाले पे क्या बोल दिया, मिस्टर ए थे, मिस्टर ए थे एक एजेंट थे, किसके? मिस्टर एक्स के। ठीक है, मिस्टर एक्स के, मिस्टर एक्स कौन थे? एक नॉन रेजिडेंट थे। ठीक है, वो उनके लिए ऑर्डर सिक्योर करते थे, और मिस्टर क्या नाम है, एक्स जो थे वो एक नॉन रेजिडेंट थे, तो उनके लिए जो बिजनेस कनेक्शन था वो डायरेक्टली एस्टेब्लिश माना गया, किसके बीच में? एक्स और ए के बीच में, यानी कि बिजनेस कनेक्शन है। इस चीज को हमने पढ़ लिया था, ये बात हमें समझ में भी आ गई थी। लेकिन तब क्या हो, जब, अब इस केस का नाम पता है क्या है? इस केस का नाम है, इस केस का नाम है सर, हमारे पास लिखिएगा, वन एजेंट एंड टू एनआर, दो नॉन रेजिडेंट। ऐसा हो सकता है ना कि एक एजेंट दो नॉन रेजिडेंट्स के लिए काम कर रहा हो? हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। यस भाई ये सर, हो सकता सोचने है। वाली बात है सिद्धांत बाबू, सोच करके देखो। मैं एक एजेंट हूं, मैंने एक क्या नाम है काम करना शुरू कर रखा है यहाँ पे, बिजनेस कनेक्शन, मैंने क्या नाम है मिस्टर एक्स के लिए काम किया, वो ऑस्ट्रेलिया में थे,
अब जर्मनी से कोई मेरे को अगर ऑर्डर देगा तो मैं उसका ऑर्डर नहीं लूंगा क्या? बिल्कुल लूंगा सर, बिल्कुल लूंगा। तो सर एक एजेंट था और दो नॉन रेजिडेंट थे, उनके बीच में, उनकी ट्रांजेक्शन्स के बीच में जो है बिजनेस कनेक्शन कब एस्टेब्लिश किया जाता है, कब आइडेंटिफाई किया जाता है? अगर नंबर वन देखो जी, यहां पे क्या था, यहां पे था मिस्टर ए एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स, जो कि एक नॉन रेजिडेंट था। वो सिक्योर कर रहा था एक ऑर्डर किसी एक और नॉन रेजिडेंट के लिए। किसके लिए? मिस्टर वाई के लिए। मिस्टर वाई के लिए, मतलब एक्स के लिए तो काम कर ही रहा था, वाई के लिए भी काम करना शुरू कर दिया इसने। तो बोलता है सर अब इस सिचुएशन में बिजनेस कनेक्शन कैसे देखेंगे हम? बोलता है बिजनेस कनेक्शन देख सकते हो आप अगर मिस्टर एक्स जो है ना, वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं? मिस्टर एक्स जो है वो कंट्रोल किए जा रहे हैं मिस्टर वाई के द्वारा। यानी कि ये एक्स को भी सर्विस दे रहा था और वाई को भी सर्विस दे रहा था, और एक्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? वाई। अच्छा जी, नंबर 2, अगर वाई जो है वो एक्स को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि रिवर्स है इसका, कि ये मिस्टर एक्स के लिए काम कर रहा था और एक्स किसको कंट्रोल कर रहा है? वाई को कंट्रोल कर रहा है, और ये ओपन वाले, ऊपर वाले डॉन को भी और नीचे वाले डॉन को भी, दोनों को अपनी सर्विस दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या नाम है, वाई जो था वो कंट्रोल था किसके द्वारा? मिस्टर एक्स के द्वारा। और इसके अंदर बिजनेस कनेक्शन कब एस्टेब्लिश होगा? जब सर हमारे पास में ये जो ए है ये सर्व कर रहा होगा एक्स को भी और वाई को भी। ठीक है सर। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है? कहता है कॉमनली कंट्रोल किया जा रहा था मिस्टर एक्स के द्वारा, जो कि कंट्रोल कर रहा था किसको? एक्स को भी और वाई को भी, मिस्टर जेड के द्वारा। यानी कि हम बिजनेस कनेक्शन कैसे पता लगा सकते हैं? हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि सर अगर मान लो एक्स और वाई दोनों को सर्विसेज दे रहा है, ये ए जो है एक्स और वाई दोनों को सर्विसेज दे रहा है, और किसके पास में सर्विसेज दे रहा है जी? जेड को भी सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, और जेड को सर्विसेज दे रहा है, और जेड किसको कंट्रोल कर रहा है? एक्स और वाई को भी कंट्रोल कर रहा है। यानी कि सिंपल सी बात है सर, 100 बातों की एक बात अपने दिमाग में डाल लो। अगर इसने जितने भी लोगों को अपनी सर्विसेज दी है और वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो उनका बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। सर ये बात तो आप शुरू में भी कह सकते थे ना, इतना तामझाम करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि सर मेरे को तामझाम करके डेप्थ में बताने का मन था आप लोगों को। बात समझ में आई? ओके, यस सर, आ गई। यस सर। अच्छा जी, अब चलते हैं सर अपने पास में आगे। अब चलते हैं आगे। कहता है कुछ ऐसे कनेक्शन, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कि हम बिजनेस कनेक्शन नहीं कहते। ठीक है सर, जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्या नाम है हमारे पास में चीजें हैं। सबसे पहले क्या बोला गया? बिजनेस whose all operations are not carried out in India। all operations, सारे ऑपरेशंस नहीं किए जा रहे, सारे ऑपरेशंस नहीं किए जा रहे। तो इसका मतलब कुछ तो किए जा रहे हैं। हाँ सर, कुछ तो किए जा रहे हैं। तो जो इंडिया में किए जा रहे हैं ना, उसको आप प्रोपोर्शनेटली बिजनेस कनेक्शन मान लो। यही लिखा है इन 2 पॉइंट्स के अंदर, पढ़ लो चाहे। पार्ट ऑफ इनकम to the operations carried out in India shall be deemed to be accrue or arise in India, यानी कि बिजनेस कनेक्शन है। और नंबर 2 में क्या बोला हुआ है? बिजनेस which cannot be attributed to operations in India shall not be deemed to be accrue or arise in India, यानी कि जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता बिजनेस ऑफ इंडिया के अंदर, उनको हम बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन में नहीं डाल सकते प्रोपोर्शनेटली। तो यहां पे क्या लिखा हुआ था? ऑल, सारी ट्रांजैक्शंस को नहीं ले सकते। ठीक है सर, मत लो आप सारी ट्रांजैक्शंस को, जितनी है उतनी तो ले लो। हाँ सर, उतनी ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, बी पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ? ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। बी पॉइंट को करेंगे, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट बाय नॉन रेजिडेंट। अब इसके अंदर क्या बोला गया? शुरुआत में मैंने आप लोगों को ये बात बोली थी कि जब आएगी तो बताऊंगा। हमने इसको बिजनेस कनेक्शन के अंदर नहीं डाला हुआ। मान लो एक एजेंट है, वो एजेंट क्या करता है? बिजनेस यहां से इंडिया से ना कुछ गुड्स परचेज करता है, और गुड्स परचेज करके ना एक्सपोर्ट कर देता है। अब सोचो, हम ना ये कह रहे हैं उस नॉन रेजिडेंट को, जिसका वो एजेंट था, उस नॉन रेजिडेंट को ये कह रहे हैं
कि आपका बिजनेस कनेक्शन है इंडिया में और इस बिजनेस कनेक्शन के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, तो वो कहेगा ठीक है जी, आप मेरे पे टैक्स लगा रहे हो ना, कोई बात नहीं, मैं आपकी कंट्री से ये माल लेना बंद कर देता हूं। तो उसमें घाटा किसका है? उसमें घाटा हमारा है, क्योंकि जो फॉरेन करेंसी हमारे पास में आ रही थी ना, उसके खरीदने से वो क्या हो गई सर, अब खत्म हो गई, और हमें सर फॉरेन करेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। इस वजह से हम क्या कहते हैं, हमने इसको परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट बाय नॉन रेजिडेंट, इसको हमने क्या माना हुआ है, बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन से ही बाहर निकाल दिया, बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया, तो सर बात ही खत्म होगी ना। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। हमारे पास में सोचो न्यूज एजेंसीज होती हैं, है ना, हमारी न्यूज एजेंसीज होती Yes, हैं। sir. वो न्यूज एजेंसी क्या करती हैं, रॉयटर के थ्रू, भाई क्या नाम है, बाहर की न्यूज हमारी इंडिया में आ रही है या इंडिया की न्यूज बाहर जा रही है। अब बाहर का कोई क्या नाम है टीवी चैनल है जो हमारी न्यूज को कवर करना चाहता है, हमारी न्यूज को कवर करना चाहता है, ठीक है सर, हम उसके ऊपर क्या बिजनेस कनेक्शन लगा देते हैं, और बिजनेस कनेक्शन लगा करके उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी लगा देते हैं, वो तो हाथ जोड़ लेगा ना, ठीक है सर, कोई बात नहीं, मुझे अगर आपको टैक्स देना पड़ेगा, मुझे आपको टैक्स देना पड़ेगा इन चीजों के ऊपर जिसके के ऊपर आप खुद चाहते हो कि दुनिया इन चीजों से वाकिफ हो जो मेरे देश के अंदर चल रहा है, और आप उसी चीज के ऊपर टैक्स लगा रहे हो, तो मुझे नहीं करनी सर आपकी न्यूज कवरेज। तो ठीक है, फिर इसको हमने क्या किया, इसको हमने प्रमोट करने के लिए कि जो न्यूज चैनल थे वो आए और हमारे देश की खबरें बाहर बता पाए, हमने इसको बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन से बाहर कर दिया, ठीक है सर। अच्छा, ऐसे ही और भी देखो, कभी कभी क्या होता है, कुछ कंपनी आती है, कुछ फॉर्म, कोई फॉर्म आती है, कोई भी आ जाता है, कोई भी पर्सन आ जाता है बाहर से, और इंडिया में ना शूटिंग करने के लिए आता है, शूटिंग वो गन वाली नहीं, सिनेमा वाली। तो हम चाहते हैं, हाँ भाई हमारी लोकेशन, जैसे भाई हम जा करके बाहर क्या नाम है फॉरेन लोकेशन के अंदर अपनी शूटिंग करते हैं, वैसे हम चाहते हैं कि लोग आए यहाँ पे आकर के शूटिंग करें, यहाँ पे क्या नाम है शिमला दिखाएं, कश्मीर दिखाएं, ठीक है जी। ऑल्दो उनके पास में बेटर जगहें हैं हमसे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे भी देश की अपनी एक क्या नाम है रेपुटेशन है, तो हम चाहते हैं कि सर बाहर से लोग आए, हमारी क्या नाम है जगहों को दिखाएं, और हमारी जगहों को दिखाएं, और हमारा जो टूरिस्ट है ना ये प्रमोट होगा इस सिनेमा के थ्रू। तो ऐसी चीजों को अगर हम बिजनेस कनेक्शन के अंदर ला करके टैक्सेबिलिटी के दायरे में लाने की कोशिश करेंगे, तो फिर काम खराब हो जाएगा, इसलिए हमने इसको बाहर कर दिया टैक्सेबिलिटी के दायरे से, ठीक सर, ओके। अच्छा जी, Yes, sir. आगे चलते हैं जी। अब अच्छा, कभी कभी क्या होता है हमारे पास में, कभी कभी क्या होता है हमारे पास में कि डिस्प्ले किया जाता है, जैसे कि एग्जीबिशंस वगैरह होती है ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड इन स्पेशल नोटिफाइड जोन, SNZ का मतलब है स्पेशल नोटिफाइड जोन बाय फॉरेन कंपनी, यानी कि फॉरेन कंपनी आई यहाँ पे, एक एक क्या नाम है स्पेशल नोटिफाइड जोन के अंदर आई, इंडिया में आई, स्पेशल नोटिफाइड जोन के अंदर आकर के उसने कोई डिस्प्ले लगवाया अपना, किसके लिए, रफ डायमंड्स के लिए, एग्जीबिशन की तरह से या किसी भी तरीके से, ठीक है जी। और इसके अंदर है ना, ये याद रख लेना, कोई सेल वगैरह नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को ये डायमंड पसंद आ गया, रफ डायमंड पसंद आ गया, वो सेल करके लेके जा रहा है, नहीं। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान लो हम ये कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, तो दुनिया आई थी हमारे पास में, ऐसी चीजें अगर इंडिया में डिस्प्ले करेगी फॉरेन कंपनी, तो बाहर से जो उसके कदरदान होंगे वो भी आकर के यहाँ पूछेंगे ना, हमारे इंडिया का नाम बढ़ेगा, इसलिए हमने क्या कर दिया सर, इसको भी बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन से बाहर कर दिया। आओ सर आओ यहाँ पे, तो आप इन सबके अंदर एक कॉमन चीज देख सकते हैं, टैक्सेबिलिटी से बचने के लिए, टैक्सेबिलिटी से बचने के लिए हमने इन सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को, इन सारी की सारी सिचुएशंस को क्या कर दिया है, बिजनेस कनेक्शन से बाहर कर दिया है, कि हम इन चीजों के ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहते, क्योंकि इससे हमें टैक्स के अलावा और बहुत बेनिफिट है, ठीक है बेटा। अच्छा, Yes, अब sir. अब कोशिश तो ये थी कि एक क्लास के अंदर चैप्टर कंप्लीट हो जाता, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में बताना पड़ता, तो इसलिए क्या नाम है ये थोड़ा लंबा खिंच गया। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में बेटा इसको आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, Okay, sir. ओके बेटा, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.